नमस्कार। क्या आप ये जानते हैं कि मध्यकाल से लेकर आधुनिक भारत तक हमारे शहर सिर्फ ईंट पत्थर के जंगल नहीं थे। अरे नहीं, ये तो शक्ति, संस्कृति, व्यापार और यहाँ तक कि क्रांति के धड़कते हुए केंद्र थे। बिल्कुल सही कहा। आज हम इग्नो के MHI 111 कोर्स अर्बनाइजेशन इन इंडिया यानी भारत में शहरीकरण रफली 1300 से 1950 तक के पूरे सिलेबस का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करने वाले हैं। ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है। हाँ, और देखिए ये कोर्स यूनिट 1 से लेकर यूनिट 28 तक फैला हुआ है, काफी लंबा है। तो हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें समझना है कि शहर कैसे बने, कैसे बदले, उनकी बनावट क्या थी, उनका सोशो कल्चरल जीवन कैसा था और इन सब के पीछे की प्रोसेसेस क्या थी। एग्जैक्टली, प्रोसेसेस को समझना की है। ये सत्र पूरे विषय पर एक मजबूत पकड़ बनाने में मदद करेगा। और हाँ, ये एक रिवीजन सत्र है। हम जल्दी हर यूनिट पर अलग से एकदम डिटेल चर्चा वाले सेशंस भी सुन लो यूपीएससी चैनल पर लाएंगे। हाँ, तो जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के शहरों की ये लंबी कहानी। यूनिट 1 से थीम 1 इंट्रोडक्शन टू अर्बन हिस्ट्री। चलिए, तो यूनिट 1 है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ मिडीवल अर्बनाइजेशन, मतलब मध्यकालीन शहरीकरण को समझने के अलग-अलग तरीके क्या हैं। पहला सवाल तो यही आता है कि शहर आखिर हैं क्या? क्या वो हमेशा एक जैसे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शहर तो समय और जगह के साथ बदलते रहते हैं। वो एक तरह से बड़े सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेसेस के क्या कहते हैं, आईने होते हैं, माइक्रोकॉस्म्स। जैसे यूरोप में? हाँ, यूरोप में मेडिवल शहरों को अक्सर इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन की तरह देखा जाता है। जैसे एक बड़े हिस्टोरियन हैं हेनरी पेरेन, उन्होंने व्यापार यानी ट्रेड की भूमिका पे बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि लंबी दूरी का व्यापार फिर से शुरू होने से शहर दोबारा जिंदा हुए। अच्छा, और भारत में क्या यहाँ भी सिर्फ व्यापार ही था? यहाँ मामला थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। कमर्शियल और पॉलिटिकल फैक्टर्स तो थे ही, लेकिन साथ में सूफी और भक्ति आंदोलनों का भी शहरों पर गहरा असर पड़ा। ये कल्चरल एंगल यूरोप वाले मॉडल में उतना प्रोमिनेंट नहीं था। हाँ, ये बात तो है। और वो मॉरिस डॉब और पॉल स्वीजी की बहस, वो सामंतवाद मतलब फ्यूडलिज्म वाली। हाँ, वो बड़ी मशहूर डिबेट है। सवाल ये था कि क्या शहर फ्यूडलिज्म के अंदर ही पनपे या वो उससे बाहर एक तरह से आज़ादी के ठिकाने, मैग्नेट्स ऑफ फ्रीडम बन के उभरे। डॉब का मानना था कि शहर भागकर आने वाले सर्व्स के लिए आज़ादी की जगह थे और उन्होंने फ्यूडलिज्म को कमज़ोर किया। जबकि स्वीजी मानते थे कि बाहरी ट्रेड ने फ्यूडलिज्म को चैलेंज किया। एग्जैक्टली, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पर जोर दे रहे थे। भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये बहस और भी पेचीदा हो जाती है। यहाँ एक शब्द आया है पॉलिसक्रेसी, ये क्या है? हाँ, ये टर्म मुगल शहरों के लिए इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब था एक ऐसा सिस्टम जहाँ शहरी केंद्र सिटीज बहुत डोमिनेंट थे और वो आसपास के हिंटरलैंड को कंट्रोल करते थे। मतलब पावर शहरों में कॉन्सेंट्रेट हो रही थी। और एक और शब्द है पुलिस अगाचिक। वो पुर्तगाली शहरों के लिए यूज हुआ। ये दिखाता है कि उनके शहर जैसे गोवा मूलतः हिंटरलैंड से सरप्लस निकालने के लिए बनाए गए थे। शासन शहर आधारित था और उसका मकसद रिसोर्स एक्सट्रैक्शन था, एक तरह की शहर केंद्रित ओलिगार्किक रूल। और ये सिटी स्टेट्स वाली बात, क्या भारत में भी यूरोप जैसे वेनिस या फ्लोरेंस थे? देखिए, एनालॉजी पूरी तरह फिट नहीं होती, पर हाँ, कुछ हद तक। जैसे दक्षिण भारत में कैलिकट और कोचीन जैसे शहर उभरे, जिनका आधार मैरीटाइम ट्रेड यानी समुद्री व्यापार था। इनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यूरोपियन सिटी स्टेट से अलग थी, पर ये अपने व्यापार से काफी पावरफुल हो गए थे। जैसे कैलिकट के जमोरन। हाँ, और कोचिन के राजा, उन्होंने ट्रेड से मिली दौलत से अपने राज्य बनाए। ये दिखाता है कि भारत में भी शहर अपने दम पर पॉलिटिकल पावर बन सकते थे, कम से कम कोस्टल एरियाज में। इसमें स्पेशल स्टडीज का क्या महत्व है? जगह का अध्ययन बहुत ज्यादा। थिंकर्स जैसे मिशेल फुको, हेनरी लेफेव्र, इन्होंने दिखाया कि अर्बन स्पेस मतलब शहर की जो बनावट है, गलियां, इमारतें, चौक, ये सब पावर और डोमिनेशन को दर्शाते हैं। कौन कहाँ रह सकता है, कहाँ जा सकता है, ये सब तय होता है। मतलब जगह सिर्फ खाली स्पेस नहीं है, उसमें मतलब भरे होते हैं। बिल्कुल। प्राइवेट पब्लिक, निजी सार्वजनिक, सेक्रेट प्रोफेन, पवित्र अपवित्र, ये सारे डिविजन्स स्पेस के जरिए ही बनाए और कायम रखे जाते हैं। शहर का मैप एक तरह से समाज का मैप होता है। और भक्ति और सूफी आंदोलन का शहरी दस्तकारों आर्टिजन्स पर क्या असर हुआ? यूनिट 1 में इसका भी जिक्र है।
हाँ, इरफान हबीब और सतीश चंद्र जैसे इतिहासकारों ने दिखाया है कि कैसे ये आंदोलन गरीब शहरी दस्तकारों के लिए एक उम्मीद, एक आवाज बने। सोचिए, कबीर जो बनारस में बुनकर थे, दादू जो अहमदाबाद में रुई धुनने वाले थे। हाँ, ये तो बहुत पावरफुल बात है। ये संत सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि सामाजिक बराबरी की बात कर रहे थे, कर्मकांड का विरोध कर रहे थे, और वो शहरों में ही एक्टिव थे जहां ये दस्तकार रहते थे। तो ये आंदोलन अर्बन कल्चर के वाहक भी बने। उनकी वाणी, उनके गीत शहरों में गूंजते थे। और मुगलों ने पुलिस कृषि को कैसे प्रमोट किया? वो शहरी केंद्रों को मजबूत करने वाली पॉलिसी। हाँ, मुगलों ने शहरों को बढ़ावा दिया। अकबर ने टेक्सटाइल प्रोडक्शन में नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की। आगरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, अहमदाबाद, ये सब टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के बड़े केंद्र बन गए। हाँ, ये अकबरी में तो कितने तरह के कपड़ों का जिक्र है। ये भी इसी पॉलिस्क्रेसी का हिस्सा था। राजधानी बदलना सिर्फ बादशाह की मर्जी नहीं थी, बल्कि ये दिखाता था कि पावर का केंद्र कहाँ है। ये स्ट्रैटेजिक भी था, और इससे नए शहरी केंद्र भी विकसित होते थे। हर नई राजधानी एक तरह से शाही शक्ति का नया प्रदर्शन थी। समझ आ रहा है। और पुर्तगाली शहर, गोवा जैसे। गोवा उनका मेन सेंटर था। वहाँ से उन्हें भारी रेवेन्यू मिलता था। उन्होंने कोचीन और दूसरी जगहों पर किले बनवाए, ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाई। उनका मॉडल साफ था, समुद्र पर कंट्रोल रखो, व्यापार से पैसा कमाओ और उस पैसे से अपनी पावर बनाए रखो। ये पुलिस गार्चिक मॉडल था। चलिए, अब यूनिट 2 पर आते हैं। थीम ऑन मॉडर्न सिटीज। ये आधुनिक शहर मध्यकालीन शहरों से अलग कैसे थे? मेन डिफरेंस था टेक्नोलॉजी में, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, ट्रांसपोर्ट में और लेबर सेविंग मशीनरी में। ये चीज़ें प्री और पोस्ट इंडस्ट्रियल सिटी को अलग करती हैं। भाप की शक्ति, रेलवे, टेलीग्राफ, इन सब ने शहरों का चेहरा बदल दिया। और इसमें फुको की डिसिप्लिनरी पावर की बात भी है। हाँ, फुको का आर्गुमेंट है कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस जैसे सिटी हॉल, स्कूल, जेल, अस्पताल, ये सिर्फ अपने सेवाएं नहीं देते हैं, बल्कि लोगों के बर्ताव को, उनके समय को स्ट्रक्चर करते हैं, सर्वेलियंस और कंट्रोल के जरिए। मतलब एक तरह का अदृश्य अनुशासन। बिल्कुल। और शहर की प्लानिंग भी इसी सोच पर आधारित थी। ये विचार था कि मटेरियल एनवायरनमेंट, मतलब शहर की भौतिक बनावट, लोगों पर बेनिफिशियल प्रभाव डाल सकती है, उन्हें ज़्यादा डिसिप्लिन्ड, ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है। सड़कों को सीधा बनाना, बस्तियों को अलग अलग करना, ये सब इसी का हिस्सा था। शहरों के आपसी कनेक्शंस और फ्लोस का क्या महत्व है? आपने पहले भी जिक्र किया था। हाँ, कोई शहर अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा किसी न किसी नेटवर्क का हिस्सा होता है। चाहे वो ट्रेड रूट्स हों, सेक्रेट ज्योग्राफी हो जैसे तीर्थ यात्रा के रास्ते, या मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन का नेटवर्क हो। जैसे बॉम्बे एक पोर्ट सिटी है, दिल्ली एक रेल हब। एग्जैक्टली, ये उनके कनेक्शंस दिखाते हैं। और कॉलोनियलिज्म ने तो इस डायनामिक को बिल्कुल बदल दिया। उसने मेट्रोपॉलिटन शहर जैसे लंदन और कॉलोनियल शहर जैसे कलकत्ता के बीच एक अनइक्वल रिलेशनशिप बना दिया। सारा फ्लो मेट्रोपोलिस की तरफ था। और सास्किया सैसन की ग्लोबल सिटीज थ्योरी, वो बताती हैं कि आज के दौर में कुछ शहर ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ कैपिटल के की नोड्स बन गए हैं, जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो। ये शहर वैश्विक अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। कॉलोनियलिज्म के दौरान बने कनेक्शंस ने कहीं न कहीं इसका फाउंडेशन रखा। कॉलोनियल शहरों में पावर डिस्प्ले कैसे होता था? बहुत तरीकों से। 1857 के बाद दिल्ली में जो हुआ वो एक मिसाल है। पुराने शहर के हिस्सों को बदला गया, किले पर कब्जा किया गया। ये सिर्फ बदले की भावना नहीं थी, बल्कि पावर का प्रदर्शन था। और शहरी सफाई, अर्बन सैनिटेशन का इस्तेमाल। हाँ, अर्बन सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ के नाम पर अक्सर गरीबों को डिसिप्लिन किया जाता था, उनकी बस्तियों को हटाया जाता था, उनके रहने के तरीकों पर सवाल उठाए जाते थे। पुलिस अरेंजमेंट्स और स्पेशल सेग्रीगेशन, मतलब अलग अलग समूहों को अलग अलग बसाना, ये सब कंट्रोल के ही तरीके थे। तो ये था थीम 1। अब थीम 2 पर आते हैं। पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन, C1300 to 1600। इसमें यूनिट 3 है, सल्तनत एंड इट्स सिटीज। हाँ, दिल्ली सल्तनत का दौर। टर्किश कॉन्क्वेस्ट ने शहरों में क्या बदलाव लाए? सबसे पहला तो फिजिकल सिटीस्केप बदला। मस्जिदें, मकबरे प्रोमिनेंट हो गए। नई आर्किटेक्चर आई, आर्च, मेहराब और डोम, गुंबद। और मिडल ईस्ट से स्कॉलर्स का आना। हाँ, उससे शहर ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन बन गए। नए आइडियाज़ आए, नई भाषाएं, नया लिटरेचर। दिल्ली उस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड का एक बड़ा सेंटर बन गया था। मोहम्मद हबीब की अर्बन रेवोल्यूशन थ्योरी पे वापस आते हैं। आपने इरफान हबीब के डिसएग्रीमेंट का जिक्र किया था। हाँ, मोहम्मद हबीब का फोकस था सोशल चेंज पर, कि कैसे तुर्कों के आने से लो कास्ट वर्कर्स को शहरों में जगह मिली, क्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ा
उनका मानना था कि ये एक तरह की सामाजिक क्रांति थी। पर इरफान हबीब टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं। राइट। इरफान हबीब मानते हैं कि सिर्फ सामाजिक बदलाव काफ़ी नहीं थे, असली बूस्ट मिला टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से, जैसे पर्शियन व्हील फारसी पहिया सिंचाई के लिए और स्पिनिंग व्हील चरखा कपड़ा बनाने के लिए। इनसे प्रोडक्शन बढ़ा, इकोनॉमी बढ़ी और शहर फले फूले। ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है। तो सल्तनत काल में शहरीकरण की प्रोसेस क्या थी, क्या फैक्टर्स थे? कई फैक्टर्स थे। नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, जो इक्ता हेडक्वार्टर्स थे, जैसे बदायूं, कारा, अवध, ये धीरे धीरे शहर बन गए। प्रशासन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लोग बसे। नंबर 2, मोनेटाइजेशन, मुद्राकरण। हाँ, ट्रेड बढ़ा, खासकर ओवरलैंड ट्रेड। मिडिल ईस्ट से प्रेशियस मेटल्स, सोना चांदी भारत आया। इससे मुद्रा का चलन बढ़ा। व्यापारी वर्ग जैसे मुल्तानी और साहस बहुत अमीर हो गए। और लैंड रेवेन्यू कैश में। एग्जैक्टली। सुल्तानों ने लैंड रेवेन्यू कैश में लेना शुरू किया। इससे किसानों को अपनी उपज बाजार में बेचनी पड़ी, जिससे ट्रेड और बढ़ा और मुद्रा का चलन और तेज हुआ। तीसरा फैक्टर, मिलिट्री आउटपोस्ट्स, जिन्हें थानास कहते थे, ये विद्रोहों को दबाने और कम्युनिकेशन लाइन सिक्योर रखने के लिए बनाए गए थे। कई थाने बाद में शहर बन गए, जैसे थानेसर, हांसी। चौथा फैक्टर, खानकाह, सूफी दरगाहें। हाँ, शुरू में ये यात्रियों के लिए सराय जैसी थीं, पर जल्द ही ये सूफी संतों के बड़े केंद्र बन गईं। लोग दूर दूर से आते थे। इनके आसपास बाजार और बस्तियां बस गईं। सोहरावर्दी संत मुल्तान में, चिश्ती संत हांसी, नागौर, अजोधन, पाकपट्टन में। इन्होंने शहरों के कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ में कंट्रीब्यूट किया। और कस्बा, ये क्या थे? कस्बा मतलब शहर से छोटे फोर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउनशिप्स। ये स्थानीय प्रशासन और व्यापार के केंद्र थे, जैसे अबोहर। ये ग्रामीण और शहरी दुनिया के बीच की कड़ी थे। और आखिर में पोर्ट टाउन्स। हाँ, बंदरगाह शहर, जैसे कैम्बे, सदगांव, बंगाल में। इनसे मैरीटाइम ट्रेड, समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिला। गुजरात और बंगाल सल्तनत काल में बड़े ट्रेडिंग जोन्स थे। शहरों के लिए अलग अलग टर्म्स भी इस्तेमाल होते थे। हाँ, राजधानी के लिए हजरत, जैसे हजरत दिल्ली। बड़े शहरों के लिए शहर मुअज्जम या मदीना अजीमा। ये दिखाता है कि शहरों का एक हायरार्की था। और शहरों की सोशल मॉर्फोलॉजी, मतलब सामाजिक बनावट कैसी थी? शहर काफी कॉस्मोपॉलिटन थे। अलग अलग धर्म, जाति, क्षेत्र के लोग साथ रहते थे। रूलिंग क्लास के महल होते थे, बड़े बाजार होते थे, आर्टिजन्स के अपने मोहल्ले होते थे। डेमोग्राफिक मोबिलिटी भी थी। लोग नए शहरों में काम और अवसर की तलाश में आते थे। कारीगर, विद्वान, व्यापारी, सब। ठीक है, अब यूनिट 4, रीजनल सिटीज। दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के बाद जो क्षेत्रीय राज्य बने, उनके शहर। हाँ, 14वीं सदी के आखिर और 15वीं सदी में कई रीजनल पॉलिटीज उभरी और उनके अपने शानदार शहर थे, जैसे जौनपुर में शर्कीज, बंगाल में गौर और पंडुआ, मालवा में मांडू, दक्कन में बहामनीज के गुलबर्गा और बिदार, और गुजरात में अहमदाबाद और चंपानेर। इनमें दिल्ली सल्तनत की छाप थी, पर अपनी रीजनल आइडेंटिटी भी थी। बिल्कुल। आर्किटेक्चर, कल्चर, लैंग्वेज, सब में रीजनल फीचर्स दिखते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। जौनपुर, जिसे शिराज़े हिंद कहा जाता था, पूर्व का शिराज। हाँ, एजुकेशन और कल्चर का बड़ा सेंटर था। शर्की सुल्तान्स ने भव्य मस्जिदें बनवाई, जैसे अताला मस्जिद। उसकी आर्किटेक्चर एकदम यूनिक है। सूफिज्म भी यहाँ खूब फला फूला। बंगाल के गौर और पांडुआ, ये बंगाल सल्तनत की राजधानियाँ थी। यहाँ की आर्किटेक्चर में लोकल बंगाली इन्फ्लुएंस साफ दिखता है, जैसे झुकी हुई छतें, स्लोपिंग रूफ्स, टेराकोटा टाइल्स का इस्तेमाल। हुसैन शाही डायनेस्टी के समय बंगाली लिटरेचर का बहुत विकास हुआ, जैसे मनसा मंगला, श्री कृष्ण विजया। मतलब इस्लामिक रूल और लोकल कल्चर का संगम। एग्जैक्टली। वैष्णविज्म और सूफिज्म का भी संगम दिखा। ये बंगाल की खासियत थी। मंडू, मालवा की राजधानी। हाँ, एक पहाड़ी किला शहर, बड़ा खूबसूरत। यहाँ की इमारतें जहाज महल, हिंदोला महल, हौशंग शाह का मकबरा, जो शायद भारत में मार्बल की पहली बड़ी इमारत थी, बहुत फेमस है। यहाँ आर्किटेक्चर में पर्शियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखता है। और दक्कन में गुलबर्गा और बीदर, ये बहमनी सल्तनत के राजधानियाँ थी। गुलबर्गा में जामी मस्जिद है, जिसकी डिज़ाइन काफ़ी अलग है, पूरी तरह ढकी हुई। बीदर बाद में राजधानी बना और वो एक प्लांट सिटी था। किला और शहर अलग अलग थे। यहाँ भी ईरानियन इन्फ्लुएंस दिखता है, खासकर टाइल वर्क में।
और गुजरात में अहमदाबाद और चैंपनेर। गुजरात सल्तनत की राजधानियां। अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह ने की। यहाँ की आर्किटेक्चर अपने जाली के काम के लिए मशहूर है। सीधी सैयद मॉस्क की जाली तो वर्ल्ड फेमस है। हाँ, वो पेड़ वाली जाली। वही। अहमदाबाद एक बड़ा कमर्शियल और कल्चरल सेंटर था। यहाँ बोहराज, पिराना पंथ, महदावी मूवमेंट जैसे कई समुदाय फले फूले। चैंपनेर को महमूद बेगारा ने राजधानी बनाया था और उसे भी खूब सजाया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अब। तो ये क्षेत्रीय शहर अपनी अपनी पहचान बना रहे थे। अब यूनिट 5 पर आते हैं, टेम्पल टाउन्स इन पेनिनसुलर इंडिया। दक्षिण भारत का पैटर्न अलग था। हाँ, बिल्कुल अलग। प्रायद्वीपीय भारत में, खासकर तमिलनाडु में, मंदिर शहरी विकास के केंद्र बने। चोला और विजयनगरा काल में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे। तो क्या थे वो? वो बड़े इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशंस थे। उनके पास जमीनें होती थीं, वो खेती करवाते थे, व्यापार में पैसा लगाते थे, बैंकिंग करते थे। मंदिरों को राजाओं और अमीर लोगों से भारी दान मिलता था। तो मंदिर एक तरह से इकोनॉमिक इंजन बन गए। एग्जैक्टली। मंदिरों के आसपास बाजार लगते थे, रेजिडेंशियल एरियाज बसते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती थी। बड़े मंदिर परिसरों में सैकड़ों पुजारी, कर्मचारी, कलाकार, दस्तकार काम करते थे। श्रीरंगम, मदुरई, तिरुपति, कांचीपुरम ये सब बड़े टेम्पल टाउन्स के उदाहरण हैं। और मंदिर की हायरार्की और रिचुअल्स का समाज पर भी असर होता होगा। हाँ, बिल्कुल। मंदिर के रिचुअल्स, त्योहार, प्रोसेशंस ये सब सामाजिक जीवन का अहम हिस्सा थे। इनसे सोशल स्ट्रक्चर भी शेप होता था। जाति व्यवस्था भी मंदिरों के कामकाज से जुड़ी हुई थी। बहुत अलग पैटर्न है उत्तर भारत से। हाँ, यूनिट 6, सदर्न डायमेंशन, द ग्लोरी ऑफ विजयनगरा, विजय का शहर। हाँ, विजयनगर एम्पायर और उसकी राजधानी, जो आज हम्पी के नाम से जानी जाती है, कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसकी खोज 1799 में कॉलिन मैकेंजी ने की थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सर्वेयर थे। विजयनगर को जानने के सोर्सेज क्या हैं? कई तरह के सोर्सेज हैं। आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स तो हैं ही, जो खुदाई से मिली हैं। फिर कंटेम्प्रेरी लिटरेचर, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, यहाँ तक कि पर्शियन में भी इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख बहुत सारे हैं। और सबसे खास हैं फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स। जैसे पुर्तगाल से डोमिंगो पायस और फरनाउ न्यूनिस, पर्शिया से अब्दुल रज़्ज़ाक, मोरक्को से इब्ने बतूता, हालांकि वो थोड़ा पहले आया था। इन लोगों ने शहर का जो आंखों देखा हाल लिखा है वो कमाल का है। रॉबर्ट सेवल की किताब अ फॉरगॉटन एम्पायर भी बहुत महत्वपूर्ण है। शहर का लेआउट कैसा था? बनावट? बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स शहर था। ये कई दीवारों और घाटियों से घिरा हुआ था। इसमें मुख्य रूप से दो हिस्से थे। एक सेक्रेड सेंटर, जहां मंदिर थे जैसे विरूपाक्ष टेम्पल और वित्तला टेम्पल, और दूसरा रॉयल सेंटर, जहां महल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी। कुछ खास इमारतों के नाम? महानवमी दिब्बा, एक ऊंचा प्लेटफॉर्म जहां शायद शाही त्योहार होते थे। हजारा रामा टेम्पल, जिसकी दीवारों पर रामायण के सीन बने हैं। लोटस महल, एक खूबसूरत पवेलियन। एलिफेंट स्टेबल्स, ये सब रॉयल सेंटर में थे। और पानी की व्यवस्था, वाटर मैनेजमेंट? वो तो लाजवाब थी। क्योंकि इलाका सूखा था, उन्होंने नहरें, कैनाल्स और टैंक्स का एक बेहतरीन नेटवर्क बनाया था, जो नदी से पानी शहर तक लाते थे और खेतों की सिंचाई भी करते थे। कमलापुरम टैंक एक बड़ा उदाहरण है। ट्रेड और मैन्युफैक्चर के बारे में क्या? विजयनगर एक मेजर ट्रेडिंग हब था। मैरिटाइम ट्रेड बहुत फलता फूलता था। खासकर घोड़ों का इंपोर्ट बहुत जरूरी था उनकी सेना के लिए। मसाले, कपड़े, हीरे जवाहरात का व्यापार होता था। शासक खुद को लॉर्ड्स ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ओशंस कहते थे। अच्छा, मतलब समुद्री ताकत पर भी जोर था। हाँ, मोनेटाइजेशन बहुत तेज था। सोने के सिक्के चलते थे। शहर कंजम्पशन का भी बड़ा केंद्र था। दूर दूर से चीजें यहाँ बिकने आती थी। आर्कियोलॉजी से स्टोन टूल्स और आयरन प्रोसेसिंग के भी सबूत मिले। मतलब लोकल इंडस्ट्री भी थी। यात्रियों ने शहर के बारे में क्या लिखा? अब्दुल रज़्ज़ाक ने लिखा कि उसने दुनिया में ऐसा शहर नहीं देखा। उसने 7 फोर्टिफाइड वॉल्स का जिक्र किया, जिनके अंदर खेत, बाग और घर सब थे। पायेज ने बाजारों का वर्णन किया, जहाँ रूबीज, डायमंड्स, एमरल्ड्स, पर्ल्स सब बिकते थे। एकदम रिच और बस्लिंग सिटी की तस्वीर उभरती है। कमाल है। अब यूनिट 7 पर चलते हैं, सल्तनत कैपिटल सिटीज इन द दिल्ली रिवराइन प्लेन। दिल्ली की कहानी जो बार बार राजधानी बनी। हाँ, दिल्ली असल में एक शहर नहीं बल्कि शहरों का एक क्लस्टर रहा है। सल्तनत काल में ही कई दिल्ली बसी। कुतुब दिल्ली जो पहली थी, फिर किलोखारी, सीरी, तुगलकाबाद, जहांपना और फिरोजाबाद। हर नए सुल्तान या डायनेस्टी ने अपनी नई राजधानी बसाई। क्यों? इसके पीछे कई कारण थे। एक तो अपनी पावर और लेजिटिमेसी जताने के लिए।
नया शहर मतलब नया दौर। दूसरा सुरक्षा के कारण, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से बचने के लिए सीरी का किला बनवाया। तीसरा पानी की ज़रूरत या पुरानी जगह का भीड़-भाड़ वाला हो जाना। चौथा, जैसा सुनील कुमार कहते हैं, ये शासकों के अंदरूनी झगड़ों, इंटरडिस्पेंशनल और इंट्राडिस्पेंशनल कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा भी था। ये इंटर और इंट्राडिस्पेंशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इंटरडिस्पेंशनल मतलब अलग अलग डायनेस्टीज या सुल्तानों के बीच कॉन्फ्लिक्ट। जैसे खिलजी आए तो उन्होंने कुतुब दिल्ली के पुराने एलिट्स को हटाकर अपने लोगों को बसाने के लिए सीरी बनाई। इंट्राडिस्पेंशनल मतलब एक ही डायनेस्टी या सुल्तान के अलग अलग गुटों के बीच कॉन्फ्लिक्ट। जैसे इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलामों बंदगान के जरिए कुतुब दिल्ली को कंसोलिडेट किया। बलबन ने अपने समर्थकों के लिए दिल्ली के पास गियासपुर बसाया। मोहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद, जो उसके पिता ने बनवाया था, कि बजाय पहले आदिलाबाद और फिर जहांपनाह को डेवलप किया, जो शायद पुराने एलिट्स पर उसकी जीत का प्रतीक था। और फिर फिरोज शाह तुगलक, उसने तो फिरोजाबाद बसाया। हाँ, उसने यमुना किनारे फिरोजाबाद बसाया, जो काफी बड़ा था, लेकिन उसने पुरानी राजधानियों को उजड़ने नहीं दिया। उसने कुतुब मीनार और हौज़े खास की मरम्मत करवाई। ये दिखाता है कि समय के साथ सोच बदली। कैसे बदली? शुरू के सुल्तानों के लिए शायद सिर्फ नई राजधानी बनाना ही काफी था, लेकिन बाद के सुल्तानों को पुरानी राजधानियों पर भी अपना कंट्रोल दिखाना पड़ता था, उनकी विरासत को अपनाना पड़ता था। जैसे मोहम्मद तुगलक का दिल्ली कोहना, पुरानी दिल्ली को खाली करवाकर दौलताबाद ले जाना और फिर वापस लाना, ये सब पावर असर्शन के तरीके थे। फिरोज तुगलक का पुरानी इमारतों की मरम्मत करवाना भी इसी कॉन्टिन्यूटी को दिखाने की कोशिश थी। समझ गया। अब यूनिट 8, एक पोर्ट टाउन की कहानी, कंबे यानी खंबात। हाँ, कैम्बे गुजरात का एक बहुत पुराना और बेहद इम्पॉर्टेंट बंदरगाह था, चालुक्याज वगैरह के समय से ही। फिर दिल्ली सुल्तानेट और गुजरात सुल्तानेट के तहत ये अपने चरम पर पहुंचा। अल इदरीसी, मार्को पोलो, इब्न बतूता जैसे कई यात्रियों ने इसका जिक्र किया है। इसका महत्व क्यों था? इतना इम्पोर्टेंट क्यों था ये? ये गुजरात और नॉर्थ इंडिया के गुड्स के लिए समुद्र तक पहुंचने का मेन गेटवे था। यहाँ से कपड़ा, टेक्सटाइल्स, नील, इंडिगो, चमड़े का सामान, लेदर गुड्स और खास तौर पर अगेट पत्थर का सामान एक्सपोर्ट होता था। और बाहर से घोड़े, सोना, चांदी इंपोर्ट होते थे। घोड़ों का व्यापार तो बहुत ही बड़ा था। पुर्तगालियों और मुगलों के आने से क्या फर्क पड़ा? पुर्तगालियों ने पास के ड्यू पर कब्जा कर लिया और वो अपना ट्रेड वहां से करने लगे। इससे कैम्बे पर असर पड़ा, हालांकि ये फिर भी एक्टिव रहा। फिर अकबर ने 1572 में गुजरात जीता और कैम्बे एक परगना बन गया। जहांगीर ने यहाँ एक टकसाल मिंट भी स्थापित की थी। अंग्रेजों और डचों ने भी यहाँ अपनी फैक्ट्रीज खोली। शहर दिखता कैसा था? समाज कैसा था? इब्न बतूता ने लिखा है कि यहाँ बहुत खूबसूरत घर और मस्जिदें थीं, जो विदेशी व्यापारियों ने बनवाई थी। शहर में बहुत डाइवर्सिटी थी। अरब्स, पर्शियंस, बोहराज, चिलिबस, टर्किश मर्चेंट्स, आर्मीनियंस, पारसी सब रहते थे और व्यापार करते थे। और वो जानवरों के अस्पताल वाली बात? हाँ, वो भी एक खास बात थी। यात्रियों ने लिखा है कि यहाँ जानवरों, खासकर पक्षियों के लिए अस्पताल थे। ये शायद जैन प्रभाव को दिखाता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली शहर महलों में बटा हुआ था। इसका ट्रेड नेटवर्क कहाँ तक फैला था? बहुत दूर तक। पर्शियन गल्फ, रेड सी, ईस्ट अफ्रीका, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, बंगाल, साउथ ईस्ट एशिया, सायाम, जावा, सुमात्रा और यहाँ तक कि चाइना तक। घोड़ों का इंपोर्ट खासकर अरब और फारस से होता था। एक इटालियन यात्री वुर्थमान ने लिखा कि यहाँ साल में 300 जहाज आते जाते थे। बाप रे! तो फिर इसका पतन क्यों हुआ? डिक्लाइन? कई कारण थे। पास में सूरत का उदय हुआ, जो मुगलों का पसंदीदा पोर्ट बन गया। पुर्तगालियों का समुद्री रूट पर कंट्रोल बढ़ गया। बाद में अंग्रेजों ने सूरत और फिर बॉम्बे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। मराठा हमलों ने भी नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे कैम्बे का व्यापार कम होता गया और 18वीं सदी तक ये सूरत के अधीन एक सेकेंडरी पोर्ट बनकर रह गया। तो शहरों का उठना गिरना चलता रहता है। अब आते हैं थीम 3 पर, पैटर्न्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन मुगल इंडिया। यूनिट 9 है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल सिटीज, मुगल शहरों की बनावट। हाँ, मुगल शहरों को लेकर यूरोपीय नज़रिए में अक्सर उन्हें कैंप सिटीज़ कहा गया है, मतलब अस्थाई, जैसे फौज के कैंप होते हैं। मैक्स वेबर और पेरी एंडरसन जैसे थिंकर्स ने भी ओरिएंटल शहरों को ऐसा ही माना, जो बस शासक की मर्जी पर टिके होते थे। हाँ, वेबर ने पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक शहर की कॉन्सेप्ट दी, जहाँ शहर का वजूद बादशाह और उसके दरबार पर निर्भर करता था,
लेकिन ये तस्वीर कह सकते हैं अधूरी है। मुगल काल में अर्बनाइजेशन को कई चीज़ों ने बढ़ावा दिया। पैक्स मुगालिका यानी शांति और स्थिरता, बढ़ता हुआ मोनेटाइजेशन, सेंट्रलाइज पावर और बेहतर रोड नेटवर्क। शहर सेंटर्स ऑफ पावर कैसे थे? रॉयल पैलेसेस और फोर्ट्स की लोकेशन बहुत सोच समझकर चुनी जाती थी। वो सिंबॉलिक होती थी। बाबर का आगरा में बाग बनाना, हुमायूं का दीनपना पुराने इंद्रप्रस्थ की साइट पर बनाना, अकबर का इलाहाबाद में किला बनाना, ये सब सत्ता का ऐलान थे। शाहजहां के झरोखे की तुलना सोलोमन के सिंहासन से की जाती थी। क्या ये शहर सिर्फ रूलिंग क्लास के थे? वो पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक सिटीज वाली बात कहाँ तक सही है? स्टीवन ब्लेक ने शाहजहानाबाद को ऐसा कहा था। हाँ, ब्लेक का आर्गुमेंट था कि शाहजहानाबाद का डिजाइन पैलेस फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द था। बादशाह केंद्र में थे और पूरा शहर उसी का एक्सटेंशन था। लेकिन एच.के. नकवी और अथर अली, एस. नूरुल हसन, रिजावी जैसे इतिहासकारों ने इसे चैलेंज किया है। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि शहरों में सिर्फ बादशाह और अमीर ही नहीं रहते थे। मिडिल इनकम ग्रुप्स थे, व्यापारी थे, प्रोफेशनल्स थे, कारीगर थे। शहर की अपनी इकोनॉमिक लाइफ थी जो सिर्फ दरबार पर डिपेंड नहीं करते थे। ब्लेक का मॉडल फतेहपुर सीकरी पर भी फिट नहीं बैठता, जिसका लेआउट ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो कैंप सिटीज वाला आइडिया क्यों आया? ये बर्नियर जैसे यूरोपीय यात्रियों के ऑब्जर्वेशंस पर आधारित था। क्योंकि मुगल बादशाह और उनका दरबार अक्सर घूमता रहता था, कभी लाहौर, कभी आगरा, कभी कश्मीर। तो उन्हें लगा कि शहर भी अस्थायी हैं। जब बादशाह चला जाता है तो शहर खाली हो जाता है। लेकिन ये ओवर सिंप्लिफिकेशन है। बिल्कुल, हाँ। दरबार के जाने से शहर की रौनक पर असर पड़ता था, पर शहर खत्म नहीं हो जाते थे। उनमें परमानेंट स्ट्रक्चर्स थे, हवेलियां, मस्जिदें, बाजार, सराय। उनकी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी जो चलती रहती थी। ये कहना कि वो सिर्फ कैंप थे गलत होगा। और कस्बों की क्या भूमिका थी? कस्बे बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो रूरल अर्बन कंटिन्यूअम का हिस्सा थे। छोटे शहर जो लोकल ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन और क्राफ्ट प्रोडक्शन के केंद्र थे। ये बड़े शहरों को गांवों से जोड़ते थे। कई कस्बे बाद में बड़े शहर भी बन गए। शहरों का लैंडस्केप कैसा होता था? बनावट? मोटे तौर पर दो तरह के शहर थे। प्रोसेजुअल, जो धीरे धीरे ऑर्गेनिक तरीके से विकसित हुए, जैसे बाजार शहर, धार्मिक केंद्र, बंदरगाह। और इंपीरियल, जो शाही आदेश पर बसाए गए, जैसे राजधानियां, प्रशासनिक केंद्र। के.एन. चौधरी ने शहरों का एक हायरार्की बताया है। प्राइमेट सिटीज सबसे बड़े, गैरिसन टाउन्स, सैन्य शहर, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स जैसे बयाना नील के लिए, खैराबाद कपड़े के लिए। और शहरों में मुख्य स्ट्रक्चर्स क्या होते थे? किले, महल, अमीरों की हवेलियां, मस्जिदें, मकबरे, बाजार, बाग, खासकर चार बाग स्टाइल वाले, और कारवां सराएं। पब्लिक स्पेसेस जैसे बाजार, चौक, और प्राइवेट स्पेसेस जैसे घर, हवेलियां अलग अलग होते थे। मुगलों ने दरगाहों जैसे सेक्रेट स्पेसेस का भी इस्तेमाल अपनी लेजिटिमेसी बढ़ाने के लिए किया। अकबर का अजमेर जाना एक उदाहरण है। ठीक है, अब यूनिट 10, अर्बन पैटर्न्स इन मीडिएवल डेक्कन, दक्कन के शहर। हाँ, दक्षिण में बहमनी सल्तनत और उसके बाद बने राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार के तहत शहरीकरण का पैटर्न थोड़ा अलग था। प्रमुख शहर कौन से थे? राजधानियां तो थी ही, गुलबर्गा, फिर बीदर, दौलताबाद, पुराना देवगिरी भी इम्पोर्टेंट था। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर एक बड़ा शहर था। गोलकुंडा और उसकी नई राजधानी हैदराबाद तो बहुत ही मशहूर हुए। किला, हिसार के आसपास भी शहर विकसित हुए। यहाँ के शहरों की क्या खासियतें थीं? गोलकुंडा किला एक पहाड़ी पर बना शानदार फोर्ट था जिसमें शाही महल और शहर की दीवारें थीं। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसाया गया, बिल्कुल प्लान्ड तरीके से। चार मीनार इसका दिल था। यहाँ की वास्तुकला में ईरानी और दक्कन शैलियों का मिश्रण दिखता था। इंडस्ट्रियल सिटीज कौन से थे दक्कन में? दक्कन कई चीज़ों के लिए मशहूर था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन और सिल्क दोनों, सॉल्ट पेट्रा जो बारूद बनाने के काम आता था, और डायमंड माइनिंग। अच्छा, कहाँ? कपड़ों के लिए औरंगाबाद, बुरहानपुर जाने जाते थे। बीजापुर सल्तनत के कई शहर कपड़े एक्सपोर्ट करते थे। हुबली, लक्ष्मेश्वर भी बड़े केंद्र थे। सॉल्ट पेट्रा का प्रोडक्शन कई जगह होता था। और हीरे, डायमंड्स? गोलकुंडा और बीजापुर हीरे की खानों के लिए वर्ल्ड फेमस थे। खासकर गोलकुंडा की खानें, कहते हैं कोहिनूर वहीं से निकला था। रामलाकोटा बीजापुर की मेन खान थी। और बीदर की बिदरी वेयर कला? हाँ, वो तो बहुत ही खास है। बिदरी वेयर एक मेटल इनले टेक्निक है जिसमें जिंक और कॉपर के अलॉय पर चांदी या सोने से डिजाइन जड़ा जाता है। माना जाता है कि ये टेक्निक ईरान से आई थी और बहमनी सुल्तानों के संरक्षण में बीदर में फली फूली। ये आज भी बनती है। कमाल है। अब यूनिट 11, अर्बन कल्चर एंड सोसाइटी, मुगल शहरों का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन,
शहर दिखते कैसे थे? जनरली घनी आबादी वाले होते थे। ट्रैवलर्स जैसे टैवर्नियर, बर्नियर ने लिखा है कि अमीरों की हवेलियां पत्थर या ईंट की होती थी, बड़ी, हवादार, जिनमें बाग भी होते थे, जबकि आम लोगों के घर मिट्टी, फूस या बांस के बने होते थे, छोटे और पास-पास। सड़कें अक्सर तंग और भीड़-भाड़ वाली होती थी। सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? कौन लोग रहते थे? टॉप पर तो रूलिंग क्लास, बादशाह, अमीर, नोबल्स, फिर बड़ा ग्रुप था व्यापारियों का, बनिया, खत्री, बोहरा, पारसी, फिर आर्टिजन्स, कारीगर, सोल्जर्स, सैनिक, सर्वेंट्स, नौकर, स्कॉलर्स, विद्वान, रिलीजियस फिगर्स, धार्मिक लोग, ये सब मिलकर शहर का समाज बनाते थे। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? कॉम्प्लेक्स थी। अपर क्लास में पर्दा था, लेकिन शाही महिलाएं जैसे नूरजहां, मुमताज महल, जहांआरा, इनका पॉलिटिक्स में काफी दखल था। जहांआरा ने तो शाहजहानाबाद के डिजाइन में भी भूमिका निभाई थी। व्यापारी परिवारों की महिलाएं भी बिजनेस में हाथ बटाती थी, पर हाँ, आम महिलाओं की जिंदगी ज्यादातर घर तक सीमित थी। कॉन्क्यूबनेज, उपपत्नी रखना का भी चलन था। शहर का प्रशासन कौन देखता था? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। कोतवाल सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल होता था। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, बाजारों को रेगुलेट करना, कीमतों पर नजर रखना, रात में पहरा लगवाना, जनगणना करवाना, ये सब कोतवाल की जिम्मेदारी थी। वो शहर का एक तरह से पुलिस चीफ और मेयर जैसा था। और मोहल्लों का अपना ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गुजरात में महाजन और नगर सेठ? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। खासकर गुजरात के शहरों में महाजन यानी व्यापारियों की गिल्ड और नगर सेठ यानी शहर का सबसे बड़ा सेठ जो व्यापारियों का मुखिया होता था, बहुत पावरफुल होते थे। वो न सिर्फ व्यापार के मामले देखते थे, बल्कि समुदाय के झगड़े सुलझाते थे और कभी-कभी तो शासक से भी मोल भाव करते थे। ये दिखाता है कि शहरों में सिविल सोसाइटी भी एक्टिव थी। और अर्बन कल्चर, संस्कृति कैसी थी? शहर एजुकेशन, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक के बड़े केंद्र थे। मदरसे थे, कवियों शायरों की महफिलें जमती थीं, संगीतकार होते थे। त्योहार, मेले, जुलूस शहर की जिंदगी का अहम हिस्सा थे। होली, दिवाली, ईद, मोहर्रम सब धूमधाम से मनाए जाते थे। खान पान, पहनावा, अदब व कायदे यानी एटिकेट के खास शहरी तौर तरीके विकसित हुए। अब यूनिट 12 पर आते हैं, प्राइमेट सिटीज। आगरा, फतेहपुर सीकरी, शाहजहानाबाद। मुगल साम्राज्य की 3 सबसे बड़ी राजधानियां। पहले आगरा। आगरा यमुना किनारे बसा है, लोदी काल से ही इंपॉर्टेंट था, पर अकबर ने जब इसे 1560 में अपनी राजधानी बनाया तो इसका काया पलट हो गया। अकबर ने यहाँ शानदार आगरा फोर्ट बनवाया जो लाल पत्थर का है। जहांगीर और शाहजहां के समय भी ये राजधानी रहा। हाँ, शाहजहां का शाहजहानाबाद बसाने तक आगरा ही मेन कैपिटल था। ये एक बहुत बड़ा शहर था। यूरोपियन ट्रैवलर्स ने इसकी तुलना लंदन और कायरो से की है और कहा कि आगरा उनसे भी बड़ा था। यहाँ किला, महल, अमीरों की यमुना किनारे बनी हवेलियां, बड़े बड़े बाजार, बाग और पेल्सार्ट नाम के डच यात्री के अनुसार 80 से ज्यादा सराय थीं। ताजमहल और सिकंदरा, अकबर का मकबरा भी तो यही है। बिल्कुल, ये शहर की शान थे। पेल्सार्ट ने यह भी लिखा है कि शहर में हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब सब मिले जुले रहते थे। हालांकि 18वीं सदी में जाटों और फिर अहमद शाह अब्दाली के हमलों से इसे बहुत नुकसान पहुंचा। अब फतेहपुर सीकरी, अकबर की सपनों की राजधानी। हाँ, कह सकते हैं। अकबर ने इसे 1571 में अपनी नई राजधानी बनाया, शायद सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में, जिनके आशीर्वाद से उसे बेटा हुआ था। ये आगरा से कुछ दूर एक पहाड़ी पर बसाया गया और ये पूरा शहर लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन से बना है। यहाँ की इमारतें तो बहुत खास हैं। बिल्कुल, पैलेस कॉम्प्लेक्स कमाल का है। दीवाने आम लोगों के लिए, दीवाने खास लोगों के लिए, जहां वो इबादत खाना में चर्चाएं करता था। पंच महल, हवा महल जैसा, जोधाबाईस पैलेस, बीरबल्स हाउस और हाँ, जामी मस्जिद और उसका बुलंद दरवाजा जो गुजरात विजय की याद में बनवाया गया। वाटर मैनेजमेंट यहाँ भी अच्छा था। हाँ, पहाड़ी पर होने के बावजूद पानी की व्यवस्था की गई थी। एक बड़ी झील बनाई गई थी। आर्किटेक्चर में लोकल यानी राजपूत और गुजराती शैली का और इस्लामिक शैली का बड़ा सुंदर ब्लेंड दिखता है। शहर ग्रिड प्लान और 4 बाग स्टाइल पर बसाया गया था। लेकिन अकबर को इसे छोड़ना पड़ा। हाँ, सिर्फ 14 साल बाद 1585 में। मुख्य कारण पानी की कमी ही बताई जाती है। शायद लोकेशन स्ट्रेटेजिक रूप से उतनी अच्छी नहीं थी, खासकर उत्तर पश्चिम से खतरे को देखते हुए। तो दरबार वापस लाहौर और फिर आगरा चला गया। फतेहपुर सीकरी एक तरह से गोस्ट सिटी बन गया। और फिर आई शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं।
हाँ, शाहजहां ने 1639 में फैसला किया कि आगरा की भीड़-भाड़ और गर्मी से बचने के लिए एक नई राजधानी बसाई जाए। यमुना किनारे एक अच्छी जगह चुनी गई। इसके मेन आर्किटेक्ट्स थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल भी डिजाइन किया था, और उस्ताद हामिद। शहर का लेआउट कैसा था? ये एक वॉल्ड सिटी थी जिसके कई दरवाजे थे। कश्मीरी गेट, मोरी गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, तुर्कमन गेट, दिल्ली गेट। केंद्र में था भव्य लाल किला, किलाए मुबारक, जो आगरा किले से दुगना बड़ा था। किले में दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल जैसी शानदार इमारतें थीं। किले के ठीक सामने जामा मस्जिद, हाँ, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक। शहर की दो मेन सड़कें थीं। एक किले के लाहौरी गेट से फतेहपुरी मस्जिद तक जाती थी। इसके बीच से एक नहर बहती थी, नहरे बेहिश्त, स्वर्ग की नहर। और इसी सड़क पर था मशहूर चांदनी चौक, जिसे शाहजहां की बेटी जहां आरा ने डिजाइन करवाया था। और दूसरी सड़क? वो किले के दिल्ली गेट से शहर के दिल्ली गेट तक जाती थी, जिसे अब दरियागंज कहते हैं। इस सड़क को फैज बाजार कहते थे। शहर प्लान्ड था, जिसमें बाग थे, सराएं थीं, अमीरों की बड़ी बड़ी हवेलियां थीं। बर्नियर ने इसकी तुलना पेरिस से की थी। शहर के बाहर सबब्स भी थे। हाँ, जैसे पहाड़गंज, शाहगंज, जहां मंडियां और बाजार थे। पूरा शहर एक तरह से सिंबॉलिक था, बादशाह ब्रह्मांड के केंद्र में और शहर उसी के आसपास व्यवस्थित। ये मुगल पावर और ग्लोरी का चरम था। बहुत खूब। अब यूनिट 13, सेक्रेड सिटी स्पेसेस, अजमेर, बनारस, पंढरपुर। पवित्र शहर। पहले अजमेर। अजमेर मुख्य रूप से मशहूर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण। ये शहर पहले चौहानों की राजधानी था, फिर सल्तनत और मुगलों के अधीन आया। अकबर तो यहाँ पैदल चलकर जियारत के लिए कई बार आया था। दरगाह के अलावा और क्या है अजमेर में? यहाँ 2.5 दिन का झोंपड़ा है, जो पहले एक संस्कृत स्कूल था, जिसे मस्जिद में बदल दिया गया। तारागढ़ किला है पहाड़ी पर, और अनासागर झील के किनारे शाहजहां ने खूबसूरत संगमरमर के बारादरी बनवाए हैं। तो ये सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्ट्रेटेजिक रूप से भी इंपॉर्टेंट था, खासकर गुजरात जाने वाले रास्ते पर। यहाँ की आबादी मिक्स थी, जिसमें दरगाह की देखभाल करने वाले खादिम समुदाय के लोग और बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल थे। पास में ही पुष्कर का पवित्र तीर्थ स्थल भी है। अब बनारस। बनारस, जिसे भारत की कल्चरल कैपिटल भी कहते हैं। गंगा किनारे बसा ये शहर हजारों सालों से हिंदू धर्म, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है। अनगिनत मंदिर और घाट इसकी पहचान है। काशी विश्वनाथ टेम्पल सबसे प्रसिद्ध है। शहर का स्ट्रक्चर कैसा है? ट्रेडिशनली शहर को 3 खंडों में बांटा गया है, विश्वेश्वर खंड, ओंकारेश्वर खंड और केदारेश्वर खंड। हर एक का अपना मुख्य मंदिर है। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर तोड़वा दिया था, जिसे बाद में 18वीं सदी में मराठों, खासकर इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने दोबारा बनवाया। ये शिक्षा और कला का भी केंद्र था? हाँ, संस्कृत शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। संगीत का भी। बनारस घराना यहीं से है, और बनारसी रेशम की साड़ियाँ तो आज भी मशहूर हैं। ये शहर हमेशा से जीवंत रहा है। और पंढरपुर? ये महाराष्ट्र में भीमा नदी, जिसे चंद्रभागा भी कहते हैं, के किनारे बसा है। ये भगवान विठोबा, जो कृष्ण का एक रूप माने जाते हैं, कि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये वारकरी संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है। वारकरी संप्रदाय जो भक्ति आंदोलन का हिस्सा था। हाँ, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, ये सब महान संत वारकरी परंपरा से जुड़े थे। यहाँ साल में 2 बार, आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी पर, लाखों लोग पैदल यात्रा करके आते हैं, जिसे वारी कहते हैं। शहर में मंदिर के अलावा और क्या है? विठोबा मंदिर तो है ही, उसके अलावा कई और मंदिर और घाट हैं। यहाँ मराठा काल का प्रभाव दिखता है आर्किटेक्चर में। वारकरी आंदोलन के वजह से यहाँ का माहौल काफी एगैलिटेरियन, मतलब समतावादी माना जाता था, जहाँ जाति पाति का भेद कम था। ठीक है। अब यूनिट 14, एक केस स्टडी, मसूलीपट्टनम बंदरगाह। हाँ, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के तट पर, यह गोलकोंडा सल्तनत का मेन पोर्ट था, और ये अपने खास तरह के कपड़ों के लिए बहुत मशहूर था, कलमकारी टेक्सटाइल्स, जिन्हें यूरोपियन चिन्स कहते थे। कलमकारी मतलब कलम से पेंटिंग वाला कपड़ा? हाँ, इसमें कपड़े पर हाथ से या लकड़ी के ब्लॉक से डिजाइन्स बनाए जाते थे, और नेचुरल डाइस का इस्तेमाल होता था। ये कपड़ा साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप में बहुत डिमांड में था। शहर का विकास कैसे हुआ? 16वीं सदी में ये इंपॉर्टेंट बना। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, सब यूरोपियन पावर्स ने यहाँ अपनी फैक्ट्रीज खोली। डचों का प्रभाव सबसे ज्यादा था। ये साउथ ईस्ट एशिया जैसे अच्छे, पेगू, मलक्का और पर्शियन गल्फ के ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा था। यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता था? कपड़ा तो था ही, साथ में शोरा, सॉल्टपीटर, चावल और गोलकुंडा की खानों से निकले हीरे भी यहीं से एक्सपोर्ट होते थे।
जॉन फ्रायर नाम का एक अंग्रेज डॉक्टर ने 17वीं सदी में इसकी आबादी 2 लाख बताई थी। बहुत बड़ा शहर था। तो फिर इसका पतन क्यों हुआ? डिक्लाइन। 18वीं सदी के मध्य से डिक्लाइन शुरू हुआ। एक तो गोलकुंडा सल्तनत खत्म हो गई, मुगलों ने कब्जा कर लिया। फिर निजामों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पास में विशाखापट्टनम का पोर्ट डेवलप होने लगा। अंग्रेजों ने बुनकरों से सीधे संपर्क बनाना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ के बिचौलिए व्यापारियों का महत्व कम हो गया। यूरोपियन प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी बढ़ गए। और कोई कारण? हाँ, बंदरगाह में सिल्ट यानी गाद भरने लगी थी, जिससे बड़े जहाजों का आना मुश्किल हो गया। और फिर 1800 में एक भयंकर चक्रवात आया, साइक्लोन आया, जिसने शहर को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद यह शहर अपनी पुरानी शान कभी हासिल नहीं कर पाया। कई चीजें एक साथ हुई। अब आते हैं थीम 4 पर, अर्ली मॉडर्न सिटीज। यूनिट 15 है कैपिटलिज्म, कोलोनियलिज्म एंड सिटीज इन अर्ली मॉडर्न इंडिया। हाँ, अब कहानी में 2 बड़े प्लेयर आ रहे हैं, कैपिटलिज्म और कोलोनियलिज्म। पहले ये समझें कि ये हैं क्या। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद। हाँ, एक इकोनॉमिक सिस्टम जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे जमीन, फैक्ट्री, मशीनें प्राइवेट ओनरशिप में होते हैं और प्रॉफिट कमाने और उसे री इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट कमाने पर पूरा जोर होता है। और कोलोनियलिज्म उपनिवेशवाद मतलब एक देश का दूसरे देश पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल स्थापित करना। यूरोप में जब कैपिटलिज्म का उदय हुआ तो उसने मर्केंटलिस्ट एक्सपेंशन को जन्म दिया, मतलब व्यापार के जरिए दौलत जमा करना। इसी चक्कर में यूरोपीय व्यापारी कंपनियां एशिया आई। भारत पर इसका क्या असर हुआ? शहरों पर? इसने भारत के एग्जिस्टिंग अर्बन पैटर्न्स को पूरी तरह बदल दिया। जो पुराने केंद्र थे जैसे सूरत या मुर्शिदाबाद, वो कमजोर पड़ने लगे और नए पोर्ट सिटीज बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता तेजी से उभरे, क्योंकि ये अंग्रेजों के ट्रेड के लिए ज्यादा सूटेबल थे। अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो गई। हाँ, खासकर रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट, कपास, नील, अफीम और बने बनाए माल का इंपोर्ट। भारतीय व्यापारी और कारीगर इस नई व्यवस्था में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर पावर बैलेंस अंग्रेजों के पक्ष में था। इसमें कच्छ के छोटे शहरों मांडवी और मुंद्रा का उदाहरण दिया है। हाँ, ये दिखाने के लिए कि कैसे कुछ लोकल रियासतों ने बदलते माहौल में भी अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए रखे। मांडवी कच्छ का एक पुराना बंदरगाह था, जो समुद्री और रेगिस्तानी दोनों राउट्स का जंक्शन था। राव गोज्जी के समय में इसका विकास हुआ। यहाँ शिप बिल्डिंग का बड़ा काम होता था। मुंद्रा भी एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था, जहां से अनाज, कपास, घी का व्यापार होता था। इन शहरों ने 18वीं 19वीं सदी में अपनी रेलेवेंस बनाए रखी। ये दिखाता है कि कहानी सिर्फ बड़े कॉलोनियल पोर्ट्स की नहीं है। बिल्कुल। अब यूनिट 16, पोर्ट सिटीज 16th to 18th सेंचुरीज। कुछ और बंदरगाह शहर। पहले सूरत ताप्ती नदी के किनारे मुगलों के समय इंडियाज प्रीमियर पोर्ट बन गया था। हज यात्री यहीं से मक्का जाते थे। वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड का ये सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ कौन से व्यापारी समुदाय थे? बहुत सारे, बनी अहमदू, पारसी, मुस्लिम, बोहरा, टर्किश चलेबीज। अब्दुल गफूर उस समय शायद दुनिया के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक था, जिसके पास अपने जहाज़ों का बेड़ा था। यूरोपियन कंपनीज ने भी यहाँ अपनी फैक्ट्रीज खोली। शहर बहुत घनी आबादी वाला था। डिस्क्रिप्शन मिलते हैं कि अमीरों के घर पक्के थे, पर गरीबों के घर बांस और फूस के बने थे। सूरत का पतन क्यों हुआ? आपने पहले भी बताया था। हाँ, मुगल साम्राज्य का कमजोर होना, शिवाजी और फिर बाद के मराठाओं के हमले, और सबसे बढ़कर बॉम्बे का उदय। अंग्रेजों ने धीरे धीरे बॉम्बे को डेवलप किया और ट्रेड वहीं शिफ्ट होने लगा। 1759 में अंग्रेजों ने सूरत के किले पर कब्जा कर लिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ट्रेड रूट्स के बदलने से सूरत का डिक्लाइन हुआ। कोचीन और गोवा का क्या? ये पुर्तगाली पोर्ट्स थे। हाँ, कोचीन मसाला व्यापार, खासकर काली मिर्च का बड़ा केंद्र था। पुर्तगालियों ने यहाँ किला बनाया, चर्च बनवाए, अस्पताल, टाउन हॉल। राजा के लिए मटनचिरी पैलेस भी बनवाया, जिसके म्यूरल्स बहुत फेमस हैं। यहाँ एक पुराना जूइश समुदाय भी रहता था। और गोवा? गोवा तो पुर्तगाली एस्टाडो द इंडिया की राजधानी थी। गोल्डन गोवा कहा जाता था। यहाँ भव्य चर्च और कैथीड्रल बने। बैसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर है, सी कैथीड्रल। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी। पुर्तगाल से लोग आकर यहाँ बसे, जिससे ये बिल्कुल एक यूरोपियन शहर जैसा लगता था। इन दोनों शहरों की आर्किटेक्चर पुर्तगाली पावर और प्रेजेंस का सिंबल थी। हुगली के बारे में क्या? बंगाल में? हाँ, हुगली बंगाल में पुर्तगालियों का मेन सेंटर था। पास के सतगांव बंदरगाह के पतन के बाद इसका उदय हुआ। यहाँ से कपड़ा, चावल, चीनी, मक्खन का व्यापार होता था। लेकिन पुर्तगाली यहाँ काफी मनमानी करने लगे थे, तो 1632 में शाहजहां ने उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया।
बाद में ये शहर फिर से बसा। अंग्रेजों ने भी फैक्ट्री खोली, पर कलकत्ता के उदय के साथ इसका महत्व भी कम हो गया। अब यूनिट 17 सिटीज इन द 18th सेंचुरी पार्ट 1 18वीं सदी, जिसे पहले डार्क एज कहते थे पर अब नहीं। हाँ, अब मानते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के बावजूद रीजनल लेवल पर काफी डायनामिज्म था। कई पुराने शहर एक्टिव रहे और नए शहर भी उभरे। यूनिट 17 में कुछ उदाहरण हैं। पहला है ढाका। ढाका, जो अपनी मलमल मसलिन के लिए मशहूर था। बिल्कुल, वोवन एयर कहते थे उसकी मलमल को, इतनी बारीक होती थी। 17वीं सदी में ये बंगाल की मुगल राजधानी भी बना। नाम रखा गया जहांगीर नगर। यूरोपियन कंपनीज थीं, आर्मीनियंस थे, भारतीय व्यापारी थे, सब सक्रिय थे। मलमल बनाने की प्रोसेस बहुत खास थी, जिसमें खास तरह की कपास और बुनकरों का हुनर लगता था। 18वीं सदी में मुर्शिदाबाद राजधानी बन गया, तो ढाका का क्या हुआ? हाँ, राजधानी मुर्शिदाबाद शिफ्ट हो गई तो ढाका का एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस कम हुआ, पर यह प्रोडक्शन सेंटर बना रहा। मलमल का व्यापार चलता रहा। हालांकि बाद में अंग्रेजों की पॉलिसीज और इंग्लैंड के मशीन मेड कपड़ों से इसे धक्का लगा। दूसरा शहर है पटना। पटना बिहार में गंगा किनारे। ये तो प्राचीन पाटलिपुत्र है। मुगल काल में ये बिहार सूबे की राजधानी था और ट्रेड का बड़ा सेंटर था, खासकर सॉल्ट पीटर, शोरा, ओपियम, अफीम और कपड़े का। यूरोपियन कंपनीज की फैक्ट्रीज यहाँ की। 18वीं सदी में भी ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर पोर्ट और ट्रेडिंग सेंटर बना रहा। तीसरा अहमदाबाद। अहमदाबाद ने 18वीं सदी में काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी झेली। मुगल मराठा झगड़े, फिर मराठों के आपसी झगड़े। इसके बावजूद ये एक मेजर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर बना रहा। यहाँ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री फलता फूलता रहा और यहाँ नगर सेठ की इंस्टीट्यूशन बहुत पावरफुल रही। खुशल चंद जो नगर सेठ थे, उन्होंने शहर को कई बार बचाया, मराठों से डील की। ये दिखाता है कि शहर की अपनी रिजिलियंस थी। चौथा शहर बेंगलोर। बेंगलोर मैसूर राज्य का हिस्सा था। हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय इसका विकास एक फोर्टिफाइड सिटी और मिलिट्री बेस के रूप में हुआ। यहाँ कपड़ा, रेशम और लोहे का प्रोडक्शन होता था। अलग अलग तरह के आर्टिजन्स और व्यापारी यहाँ रहते थे। ब्रिटिश कब्जे के बाद यहाँ एक बड़ी छावनी, कैंटोनमेंट बनाई गई, जिसने शहर के कैरेक्टर को बदल दिया। अब यूनिट 18 सिटीज इन द 18th सेंचुरी पार्ट 2 कुछ और शहर। मुर्शिदाबाद से शुरू करते हैं। मुर्शिदाबाद, इसे मुर्शीद कुली खान ने ढाका की जगह बंगाल की राजधानी बनाया था। ये गंगा भागीरथी के किनारे बसा था। ये सिल्क ट्रेड और बैंकिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। जगत सेठ का घराना यहीं था। हाँ, जगत सेठ का बैंकिंग हाउस यहीं था और वो इतना पावरफुल था कि बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को फाइनेंस करता था। बंगाल की राजनीति में उनका बहुत दखल था। शहर में नवाबों के महल थे, जैसे हजारद्वारी पैलेस बाद में बना, मस्जिदें, इमाम बाड़े बने। लेकिन प्लासी के बाद इसका पतन हो गया। हाँ, बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद अंग्रेजों का दबदबा बढ़ा और कलकत्ता का तेजी से उदय हुआ। धीरे धीरे मुर्शिदाबाद का इंपॉर्टेंस कम होता गया। 1770 के भयानक अकाल फैमिन ने भी शहर को भारी क्षति पहुंचाई। राजधानी भी कलकत्ता शिफ्ट हो गई। दूसरा शहर हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना गोलकुंडा सल्तनत के कुतुब शाही सुल्तानों ने की थी, जब गोलकुंडा किले में जगह कम पड़ने लगी। बाद में जब मुगलों ने गोलकुंडा जीता और फिर आसफ जाही डायनेस्टी, निजाम का राज आया, तो हैदराबाद उनकी राजधानी बना। ये कैसा शहर था? ये एक मेजर पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर था। यहाँ एक कंपोजिट नोबिलिटी थी, जिसमें मुस्लिम, ईरानी, तुरानी और हिंदू, खासकर कायस्थ, दोनों शामिल थे। शहर की प्लानिंग अच्छी थी। चार मीनार, मक्का मस्जिद, चौमहल्ला पैलेस जैसी खूबसूरत इमारतें हैं। यहाँ मारवाड़ी और जैन समुदाय के बैंकर्स और मनी लेंडर्स भी बहुत एक्टिव थे। तीसरा शहर लखनऊ। लखनऊ, अवध के नवाबों की राजधानी। 1775 में नवाब आसफ उद्दौला ने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट की। इसके बाद लखनऊ का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ। ये अपनी खास तहजीब, अदब, कला, संगीत जैसे कथक, ठुमरी, गजल और आर्किटेक्चर के लिए मशहूर हुआ। जैसे बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा। हाँ, बड़ा इमाम बाड़ा तो आसिफ उद्दौला ने अकाल राहत के लिए बनवाया था। रूमी दरवाजा भी शानदार है। यहाँ की आर्किटेक्चर में मुगल, यूरोपियन, क्लॉड मार्टिन जैसे लोगों का इन्फ्लुएंस और लोकल स्टाइल्स का मिक्स दिखता है। यहाँ शिया कल्चर का गहरा प्रभाव था। मुहर्रम बड़े पैमाने पर मनाया जाता था। यूनिट 19 में इस पर और बात करेंगे। चौथा पूना, पुणे। पूना मराठा साम्राज्य में पेशवाओं का डी फैक्टो कैपिटल बन गया था। शिवाजी के समय से ही इम्पोर्टेंट था, पर पेशवाओं, खासकर बाजीराव वन के बाद इसका तेजी से विकास हुआ। पेशवाओं ने शहर को प्लान करके बसाया, अलग अलग पेठ बनाए,
हर पेठ का अपना बाजार और काम होता था। यहाँ क्या खास था? शनिवारवाड़ा, जो पेशवाओं का निवास था, हालांकि बाद में जल गया, पार्वती हिल पर मंदिर, पूना एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, बैंकिंग और एजुकेशन का बड़ा केंद्र बन गया था। ये मराठा पावर का सिंबल था। पांचवां, लाहौर। लाहौर मुगलों की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रांतीय राजधानी थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां सब ने यहाँ समय बिताया, इमारतें बनवाईं। 18वीं सदी में पॉलिटिकल उथल पुथल का शिकार हुआ। मुगल गवर्नर, फिर दुर्रानी हमले, फिर सिख मिसलें। आखिरकार रणजीत सिंह ने इसे अपने सिख साम्राज्य की राजधानी बनाया 1799 में। उनके समय में इसका फिर से विकास हुआ। ये ट्रेड, कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर बना रहा। और छठा, श्रीरंगपट्टनम। ये हैदर अली और खासकर टीपू सुल्तान के तहत मैसूर राज्य की राजधानी थी। ये कावेरी नदी पर बना एक आइलैंड फोर्ट्रेस था, मतलब नदी के बीच एक द्वीप पर किला। टीपू ने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और ट्रेड को मॉडर्नाइज करने की बहुत कोशिश की। उसने एक स्टेट ट्रेडिंग कंपनी भी बनाई थी। यहाँ क्या देखने लायक है? यहाँ पुराना रंगनाथ स्वामी मंदिर है, जिसका टीपू ने सम्मान किया। जामा मस्जिद है, जो टीपू ने बनवाई। और दरिया दौलत बाग, टीपू का समर पैलेस, जिसकी दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। लेकिन 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू की हार और मौत के बाद अंग्रेजों ने राजधानी वापस मैसूर शहर शिफ्ट कर दी और श्रीरंगपट्टनम का महत्व घट गया। अब यूनिट 19 पर आते हैं, जो लखनऊ की केस स्टडी है। आपने पहले जिक्र किया था। हाँ, लखनऊ शहर अदब। जैसा मैंने कहा, 1775 में आसफ उद दौला के राजधानी बनाने के बाद इसका स्वर्ण युग शुरू हुआ। नवाब कला, साहित्य, संगीत, वास्तुकला के बड़े संरक्षक पेट्रन्स थे। शहर का डेवलपमेंट कैसे हुआ? शहर गोमती नदी के किनारे बसा। 2 मेन हिस्से थे। पुराना शहर चौक के आसपास, जो पहले से था, और नया शाही परिसर जो नवाबों ने बसाया, जिसमें कैसरबाग कॉम्प्लेक्स सबसे शानदार था, जिसे वाजिद अली शाह ने बनवाया। नवाबों ने इमाम बाड़े बनवाए, बड़ा और छोटा, मस्जिदें, महल जैसे छतर मंजिल, फरहद बख्श, खूबसूरत बाग और बाजार बनवाए। वास्तुकला में मेहराबों, मीनारों, छतरियों का खूब इस्तेमाल हुआ और यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी दिखने लगा था, खासकर क्लॉड मार्टिन की बनाई इमारतों जैसे ला मार्टिनियर कॉलेज में। और यहाँ की संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब। हाँ, लखनऊ अपनी रिफाइंड एटिकेट, अदब, तमीज़ के लिए मशहूर हुआ। उर्दू भाषा और शायरी का ये गढ़ बन गया। मीर तकी मीर, मिर्ज़ा सौदा, इंशा अल्लाह खां इंशा जैसे शायर यहाँ रहे। म्यूजिक में ठुमरी और गज़ल गायकी को बढ़ावा मिला। कथक नृत्य का लखनऊ घराना यहीं विकसित हुआ। और शौक? हाँ, पतंगबाजी, कबूतरबाजी, मुर्गों की लड़ाई जैसे शौक भी बहुत पॉपुलर थे। नवाब वाजिद अली शाह खुद कला के बड़े प्रेमी और कलाकार थे। तवाइफ का भी शहर के कल्चरल लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल था। वो संगीत, नृत्य और अदब की जानकार होती थी। लेकिन 1857 के बाद सब बदल गया। हाँ, 1857 का विद्रोह लखनऊ में बहुत जोरदार था और उसके बाद जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा कब्जा किया तो उन्होंने बहुत सख्ती बरती। शहर पर कंट्रोल मजबूत करने के लिए उन्होंने बड़े बदलाव किए। सेफ्टी, सैनिटेशन और लॉयल्टी ये उनके मेन कंसर्न्स थे। क्या बदलाव किए? शहर के कई पुराने हिस्से, खासकर कैसरबाग के आसपास, तोड़ दिए गए। नई चौड़ी सड़कें बनाई गई, जैसे हजरतगंज, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना आसानी से मूव कर सके। एक बड़ी छावनी, कैंटोनमेंट और सिविल लाइंस जहां अंग्रेज अफसर रहते थे बनाए गए, जो पुराने शहर से अलग थे। म्युनिसिपल कमेटी बनाई गई। इस पूरे अर्बन रिस्ट्रक्चरिंग का मकसद था विद्रोह की यादें मिटाना, दोबारा विद्रोह को रोकना और ब्रिटिश पावर को फिजिकली शहर पर इम्प्रिंट करना। तो शहर का पुराना वैभव खत्म हो गया। नवाबी पेट्रोनेज खत्म होने से वो खास कल्चरल रौनक तो कम हुई, लेकिन लखनऊ खत्म नहीं हुआ। 20वीं सदी में ये यूनाइटेड प्रोविंसेस अब उत्तर प्रदेश की राजधानी बना और एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स के सेंटर के रूप में फिर से उभरा। पर वो नवाबी दौर की याद आज भी लखनऊ की पहचान का हिस्सा है। अब यूनिट 2, एक और केस स्टडी, पौंडीचेरी, पुदुचेरी, फ्रांसीसी भारत का केंद्र। हाँ, पौंडीचेरी कोरोमंडल कोस्ट पर है। फ्रांसीसियों ने इसे 17वीं सदी के आखिर में हासिल किया और फ्रांसवा मार्टिन ने इसे एक इम्पॉर्टेंट शहर के रूप में डेवलप किया। ये उनके लिए भारत में अंग्रेजों के मद्रास के बराबर का शहर था। ये कपड़ा व्यापार का बड़ा केंद्र था। शहर की प्लानिंग कैसी थी? ये प्लान्ड सिटी था? हाँ, ये कॉलोनियल अर्बन प्लानिंग का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। शहर को बिल्कुल ग्रिड पैटर्न पर बसाया गया था। सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, और शहर को एक नहर ने 2 हिस्सों में बांटा हुआ था। 2 हिस्से कौन से? विल ब्लॉन्श यानी व्हाइट टाउन, जो समुद्र के किनारे था। यहाँ फ्रांसीसी रहते थे।
चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े घर फ्रेंच स्टाइल में बने हुए, गवर्नर्स पैलेस, सरकारी इमारतें, चर्च जैसे चर्च ऑफ आर लेडी ऑफ एंजल्स। और नहर के दूसरी तरफ था विल नोआर यानी ब्लैक टाउन, जहां भारतीय आबादी रहती थी। ब्लैक टाउन कैसा था? वो व्हाइट टाउन जितना प्लान नहीं था। गलियां तंग थीं। यहाँ अलग अलग भारतीय समुदायों के अपने अपने मोहल्ले थे, तमिल, तेलुगु, मुस्लिम, ईसाई। ये सेग्रीगेशन कॉलोनियल सिटीज की खासियत थी। यहाँ का समाज कैसा था? मिलीजुली आबादी थी। फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर्स, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, मिशनरीज और भारतीय समुदायों में व्यापारी, कारीगर, मजदूर। एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भी दक्षिण भारत की तरह वलंगाई राइट हैंड और इदंगाई लेफ्ट हैंड जातियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था और फ्रांसीसी प्रशासन को इसमें दखल देना पड़ता था। उन्होंने व्यापार बढ़ाने के लिए इन समूहों को शहर में बसाया भी था। अंग्रेजों के साथ लड़ाइयों का क्या असर हुआ? 18वीं सदी में एंग्लो फ्रेंच वॉर्स के दौरान पौंडीचेरी पर कई बार अंग्रेजों ने कब्जा किया और उसे काफी हद तक डिमोलिश भी कर दिया। डुप्लेक्स के समय में ये फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र था, पर बाद में अंग्रेज हावी हो गए। लेकिन हर बार फ्रांसीसियों ने इसे फिर से बसाया। 1816 के बाद ये परमानेंटली फ्रांसीसी कब्जे में आ गया 1954 तक, और ये भारत में फ्रेंच कल्चर का एक छोटा सा टापू बना रहा। ठीक है, अब आते हैं थीम 5 पर, कॉलोनियल सिटीज पार्ट 1। यूनिट 21 है डिपेंडेंट अर्बनाइजेशन एंड न्यू अर्बन फॉर्म्स इन कॉलोनियल इंडिया। हाँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंडेंट अर्बनाइजेशन, आश्रित शहरीकरण। इसका मतलब है कि कॉलोनियल पीरियड में भारत में जो शहरीकरण हुआ वो भारत की अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं, बल्कि ब्रिटिश कॉलोनियल नीड्स के हिसाब से हुआ। कैसे? मतलब इकोनॉमी को ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करने और वहां का बना माल बेचने के लिए रीओरिएंट किया गया। इससे पुराने इंडस्ट्रियल सेंटर्स जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद और पुराने पोर्ट्स जैसे सूरत, मसूली, पिटनम डिक्लाइन कर गए और उनकी जगह नए शहर उभरे। हाँ, नए पोर्ट सिटीज बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उभरे, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ज्यादा कन्वीनियंट थे। इनलैंड में भी नए तरह के शहरी केंद्र बने। पूरा अर्बन हायरार्की बदल गया। शहर अब भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम से जोड़ने वाले पॉइंट्स बन गए, पर एक डिपेंडेंट पोजीशन में। वो न्यू अर्बन फॉर्म्स कौन से थे जिनका जिक्र है? पहला, कैंटोनमेंट्स, छावनियां। ये प्योरली मिलिट्री बेसिस थे। 1857 के बाद इनकी संख्या और इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। ये शहरों के अंदर या किनारे पर सिविल एरिया से अलग प्लान्ड तरीके से बनाए जाते थे। साफ सुथरे, चौड़ी सड़कें, बंगलोज, क्लब्स, यूरोपियन ऑफिसर्स और सोल्जर्स के लिए अलग और इंडियन सोल्जर्स यानी सीपॉइज के लिए अलग लाइंस। ये रेशियल सेग्रीगेशन का प्रतीक थे। दूसरा, इरिगेशन एंड कैनाल कॉलोनीज। अंग्रेजों ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए खासकर पंजाब और वेस्टर्न यूपी में नहरों का जाल बिछाया। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो बढ़ा, पर इसने इकोलॉजी को भी बदला। इन नहरों के किनारे नई जमीनें खेती के लिए खोली गईं और वहां नए मार्केट टाउन्स या मंडियां बसाई गई, जैसे पंजाब में लाइलपुर, अब फैसलाबाद। ये प्लान्ड एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स थे। तीसरा, रेलवेज एंड रेलवे टाउन्स। रेलवेज ने तो भारत को पूरी तरह बदल दिया। इसने बोट्स को हिंटरलैंड से जोड़ा, माल ढुलाई आसान हुई, लोग ट्रैवल करने लगे और रेलवे के नेटवर्क के साथ साथ नए शहर बसे, खासकर रेलवे जंक्शंस पर या जहां बड़ी रेलवे वर्कशॉप्स थीं, जैसे जमालपुर बिहार, खड़गपुर बंगाल, अजमेर वर्कशॉप। इन शहरों की इकोनॉमी और कल्चर रेलवे के इर्द गिर्द घूमती थी। और चौथा, हिल स्टेशंस। हाँ, हिल स्टेशंस ये अंग्रेजों के खास देन थे। गर्मी से बचने के लिए और अपनी यूरोपियन लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उन्होंने पहाड़ों में शहर बसाए। शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी, ये बिल्कुल इंग्लैंड जैसे लगते थे। कॉटेजेस, चर्चेज, क्लब्स, गार्डन्स। इन्हें समर कैपिटल्स की तरह भी इस्तेमाल किया गया, जैसे शिमला। ये भी रेशियल एक्सक्लूसिविटी की जगह थी। तो ये सब अर्बन फॉर्म्स कॉलोनियल रूल की जरूरतों और विचारधारा को रिफ्लेक्ट करते थे। बिल्कुल। अब यूनिट 22, रेस, क्लास एंड एथनिसिटी इन द कॉलोनियल सिटी। औपनिवेशिक शहर में नस्ल, वर्ग और जातीयता के आधार पर विभाजन। रेस यानी नस्ल की भूमिका तो साफ दिखती है। हाँ, कॉलोनियल रूल ऑफ कॉलोनियल डिफरेंस पर आधारित था। मतलब गोरे शासक और काले शासित के बीच का फर्क हमेशा बनाए रखना। शहरों में ये व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन के फिजिकल सेग्रीगेशन में सबसे साफ नजर आता था। व्हाइट टाउन कैसा होता था? ज्यादा प्लान्ड, ज्यादा स्पेशियस, बेहतर सिविक कम्युनिटीज, पानी, सफाई, सड़कें, ज्यादा सुरक्षित। ये अक्सर किले के पास या शहर के ज्यादा हेल्दी माने जाने वाले हिस्से में होता था। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज के आसपास,
कलकत्ता में फोर्ट विलियम के आसपास, बॉम्बे में फोर्ट एरिया, ये वाइट टाउन्स थे। यहाँ भारतीयों का रहना या जमीन खरीदना रिस्ट्रिक्टेड होता था। और ब्लैक टाउन? वो भारतीय आबादी का इलाका था, ज्यादातर अनप्लैन्ड, क्राउडेड, कम सुविधाओं वाला। लेकिन ब्लैक टाउन भी मोनोलिथिक नहीं था। उसके अंदर भी कास्ट, रिलीजन और एथनिसिटी के आधार पर सेग्रीगेशन था। कैसे? अलग अलग समुदायों के अपने अपने मोहल्ले या पेट्टाई तमिल में होते थे। जैसे मद्रास में वॉशरमैन पेट, धोबियों का इलाका, चिंताद्री पेट, बुनकरों का। बॉम्बे के नेटिव टाउन में भी अलग अलग समुदायों के मोहल्ले थे। अमीर भारतीय व्यापारी या प्रोफेशनल्स शायद बेहतर घरों में रहते थे, पर गरीब और निचली जातियों के लोग अक्सर शहर के बाहरी इलाकों या इंडस्ट्रियल एरियाज के पास बनी झुग्गियों, स्लम्स या बस्तियों में रहते थे। क्लास यानी वर्ग का विभाजन कैसे उभरा? इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, खासकर बॉम्बे जैसे शहरों में, क्लास डिविजन्स बहुत शार्प हो गए। एक तरफ मिल मालिक और अमीर व्यापारी, दूसरी तरफ लाखों मिल मजदूर। ये मजदूर फैक्ट्रियों के पास बनी चॉल्स में रहते थे। शहर की प्लानिंग में भी क्लास का ध्यान रखा जाता था। अमीरों के लिए अलग इलाके, मध्यम वर्ग के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। हाइजीन और हेल्थ के मुद्दे इन विभाजनों से कैसे जुड़े थे? ब्रिटिश शासक अक्सर बीमारियों, एपिडेमिक्स जैसे प्लेग, कॉलेरा के फैलने के लिए नेटिव क्वार्टर्स की गंदी और अनहेल्दी कंडीशंस को जिम्मेदार ठहराते थे। बॉम्बे में 1896 के प्लेग के बाद ये रवैया बहुत साफ दिखा। बड़े पैमाने पर स्लम क्लियरेंस हुआ, लोगों को हटाया गया। और वो कंटेजियस डिजीजेज एक्ट्स? हाँ, वो तो रेशियल और जेंडर बायस का बड़ा उदाहरण थे। ये कानून मुख्य रूप से इसलिए लाए गए थे ताकि यूरोपियन सैनिकों को विनेरियल डिजीजेस से बचाया जा सके, और इसके लिए भारतीय वेश्याओं, प्रोस्टिट्यूट्स को जिम्मेदार ठहराया गया। उनका रजिस्ट्रेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कंपलसरी किया गया। ये दिखाता है कि कैसे पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज भी कॉलोनियल पावर स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करती थीं। क्या इन विभाजनों से कोई नई सॉलिडारिटीज भी बनी, एकजुटता? हाँ, बनी। एक तरफ सेग्रीगेशन था तो दूसरी तरफ ये मोहल्ले या बस्तियां लोगों को, खासकर माइग्रेंट्स और गरीबों को, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और बिलोंगिंग भी देते थे। लोग अपनी जाति, धर्म या क्षेत्र के लोगों के साथ रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, और इन्हीं कम्युनिटी नेटवर्क्स के आधार पर नए सामाजिक और राजनीतिक समूह भी बने, जिन्होंने बाद में कॉलोनियल रूल को चैलेंज किया। अब यूनिट 23, द सिटी एज द साइट ऑफ स्पेक्टिकल्स, कॉलोनियल दिल्ली एंड द न्यू इंपीरियल कैपिटल, शहर शक्ति प्रदर्शन के मंच के रूप में। हाँ, शहर सिर्फ रहने या काम करने की जगह नहीं होते, वो पावर डिस्प्ले किए, जलवे दिखाने के स्टेज भी होते हैं। कॉलोनियल रूलर्स ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया, खासकर दिल्ली दरबार्स। दिल्ली दरबार वो क्या थे? 1857 के बाद ब्रिटिश राज ने अपनी इंपीरियल पावर और शानो शौकत को भारत में, खासकर भारतीय राजाओं और जनता के सामने प्रोजेक्ट करने के लिए दिल्ली में 3 बड़े दरबार आयोजित किए। 1877 में क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित करने के लिए, 1903 में एडवर्ड 7th के राजा बनने पर, और 1911 में किंग जॉर्ज 5 के भारत आने पर। ये कैसे होते थे? ये रोमन साम्राज्य के ट्रायम्फ्स की नकल जैसे थे। बहुत भव्य आयोजन होते थे, जिनमें वाइसराय, भारतीय राजे महाराजे, जो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आते थे, फौजी परेड, उपाधियां देना, सब होता था। मकसद था ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्चता को स्थापित करना। जगह भी दिल्ली चुनी गई, जो पुरानी इंपीरियल कैपिटल थी। 1857 के बाद दिल्ली शहर में क्या बदलाव आए थे? विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने शाहजहानाबाद में मुगल पावर के सिंबल्स को मिटाने और ब्रिटिश सिंबल्स स्थापित करने की कोशिश की। लाल किले के अंदर का काफी हिस्सा तोड़कर वहां आर्मी बैरक्स बना दी गईं। चांदनी चौक को बदला गया, वहां टाउन हॉल बना, एक क्लॉक टावर लगाया गया। जामा मस्जिद के आसपास का इलाका भी साफ कर दिया गया। शहर में रेलवे स्टेशन बनाया गया, जिसने शहर के स्ट्रक्चर को और बदला। इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर क्या थी? ये 1870s के बाद डेवलप हुई एक आर्किटेक्चरल स्टाइल थी। इसमें ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने यूरोपियन बिल्डिंग फॉर्म्स जैसे पब्लिक बिल्डिंग्स, कॉलेजेस, पैलेसेस पर इंडियन या ओरिएंटल, जैसा वो कहते थे, मोटिव्स और एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया, जैसे छज्जे, छतरियां, जालियां, मेहराब, गुंबद। इसका मकसद क्या था? मकसद था ब्रिटिश राज को भारत की अपनी आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन से जोड़कर दिखाना, उसे ज्यादा लेजिटिमेट बनाना, ये दिखाना कि अंग्रेज भारत की संस्कृति का सम्मान करते हैं और वो मुगलों के उत्तराधिकारी हैं। मद्रास में रॉबर्ट चिस्लम ने सेनेट हाउस बनाया, त्रिवेंद्रम में नेपियर म्यूजियम, इलाहाबाद में म्यूर कॉलेज, अजमेर में मेयो कॉलेज।
ये सब इंडो सारासेनिक स्टाइल के बड़े उदाहरण हैं। इस स्टाइल पर भारतीय रिएक्शन क्या था? मिक्स था। कहीं कहीं इसे पसंद किया गया, लेकिन बॉम्बे जैसे शहरों में जहां इंडियन मर्केंटाइल क्लास काफी इन्फ्लुएंशियल थी, उन्होंने इसे ज्यादा पसंद नहीं किया। उन्हें लगा कि ये पास्ट की नकल है। उन्होंने अपनी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए कंटेम्प्रेरी यूरोपियन स्टाइल्स को प्रेफर किया, खासकर गॉथिक रिवाइवल, जैसे विक्टोरिया टर्मिनस, अब CSMT, बॉम्बे हाई कोर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की इमारतें। ये दिखाता है कि भारतीय भी अपनी पसंद जाहिर कर रहे थे। और फिर न्यू दिल्ली का निर्माण, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली क्यों लाई गई? 1911 के दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज V ने अनाउंसमेंट किया कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की जाएगी। इसके पीछे कई कारण थे। एक तो कलकत्ता में बढ़ता हुआ नेशनलिस्ट मूवमेंट, दूसरा दिल्ली का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और ज्यादा सेंट्रल लोकेशन, तीसरा ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति का एक नया भव्य प्रतीक बनाना। इसे डिजाइन किसने किया? मेन आर्किटेक्ट्स थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। उन्होंने मिलकर एक ग्रांड इंपीरियल कैपिटल डिजाइन की, जो शाहजहानाबाद से बिल्कुल अलग दक्षिण में रायसेना हिल पर बसाई गई। इसमें चौड़ी सीधी सड़कें थीं, जैसे किंग्सवे अब राजपथ कर्तव्य पथ, बड़ा सा वाइसरॉयस हाउस अब राष्ट्रपति भवन, 2 सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स, पार्लियामेंट हाउस और इंडिया गेट, वर्ल्ड वॉर I मेमोरियल। स्टाइल क्या था? इंडो सारासेनिक पूरी तरह नहीं, ल्यूटिन्स क्लासिकल यूरोपियन स्टाइल के हिमायती थे, पर बेकर ने इंडियन एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने पर जोर दिया। तो स्टाइल में क्लासिकल, मुगल जैसे छज्जे, जालियां और बुद्धिस्ट जैसे सांची स्तूप का गुंबद, राष्ट्रपति भवन पर तत्वों का मिश्रण था। प्लानिंग बहुत डिटेल थी। जोनिंग, अलग अलग तरह के बंगले, गोल चक्कर, राउंड अबाउट्स, और प्रिंसेस पार्क जहां रियासतों के राजाओं के महल बनने थे। लुटियंस ने लंदन के हैम्स्टेड गार्डन सबर्ब के आइडियाज को भी यहां अप्लाई करने की कोशिश की। न्यू दिल्ली को ब्रिटिश एम्पायर की परमानेंस और ग्रैंडर का सिंबल बनना था। वाह! अब यूनिट 24 द सिटी एज द साइट ऑफ मूवमेंट्स, शहर सिर्फ सत्ता के नहीं, आंदोलनों के भी केंद्र थे। हाँ बिल्कुल, कॉलोनियल सिटी वो जगह थी जहां नए आइडियाज पनप रहे थे, लोग मिल रहे थे, संगठन बन रहे थे। नेशनलिज्म, रिलीजियस आइडेंटिटीज, सोशल रिफॉर्म, इन सब से जुड़े मूवमेंट्स का गढ़ शहरी थे। नेशनलिज्म के कौन-कौन से रूप शहरों में दिखे? कई तरह के। एक तो था इलीट नेशनलिज्म, जो पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग चला रहे थे। पिटीशंस, पब्लिक मीटिंग्स, प्रेस के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अपनी मांगे रखना। जैसे शुरुआती कांग्रेस? हाँ। फिर आया गांधीयन नेशनलिज्म, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये मैस मूवमेंट्स थे जिनमें शहरों के आम लोगों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों, महिलाओं को भी जोड़ने की कोशिश की गई। और तीसरा था रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, जो गुप्त समितियों और हिंसक कार्रवाइयों के जरिए आज़ादी चाहता था। ये भी शहरों में एक्टिव था। एलाइट पॉलिटिक्स कैसे चलती थी? नेता जैसे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बंगाल में, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे में, ये लोग म्यूनिसिपैलिटीज में चुनकर जाते थे, वहां अंग्रेजों की पॉलिसीज का विरोध करते थे, भारतीयों के लिए ज्यादा अधिकार मांगते थे, न्यूज़पेपर्स निकालते थे, पब्लिक मीटिंग्स करते थे। ये शहरी पब्लिक स्फीयर का इस्तेमाल कर रहे थे। और जन आंदोलनों में शहरी गरीबों को कैसे जोड़ा गया? गांधी जी के तरीके अनोखे थे। स्वदेशी, बॉयकॉट, हड़ताल, सत्याग्रह। उन्होंने राष्ट्रवाद को एलीट ड्राइंग रूम से निकालकर सड़कों पर, बाजारों में पहुंचा दिया। सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, इन शहरों में आंदोलनों का जबरदस्त असर हुआ। कांग्रेस ने जुलूस निकाले, सभाएं की, प्रभात फेरियां निकली, झंडा बंधन हुआ। इन सब ने आम लोगों को, जिन्हें अंग्रेज बाजार्स कम कहते थे, नेशनल मूवमेंट से जोड़ा। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में तो शहरों में जबरदस्त विद्रोह और तोड़फोड़ भी हुई। रिलीजियस आइडेंटिटीज और शहर का क्या कनेक्शन था? 1920s के बाद हिंदू मुस्लिम टेंशन्स बढ़ने लगे। शहर अक्सर इन तनावों का केंद्र बनते थे। रिलीजियस प्रोसेशंस जैसे मुहर्रम के ताजिए, रामनवमी के जुलूस, त्योहारों के मौके पर झगड़े और कम्युनल राइट्स शहरों में आम होने लगे। बनारस का उदाहरण दिया गया है, जहां ऐसे दंगे हुए। इसके पीछे क्या कारण थे? कई कारण थे। कांग्रेस द्वारा हिंदू सिंबल्स का इस्तेमाल, जिससे कुछ मुसलमान अलग महसूस करने लगे। मुस्लिम लीग का उदय और पाकिस्तान की मांग। हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी संस्थाओं का मजबूत होना। मुस्लिम समुदाय में भी तंजीम और तबलीग जैसे आंदोलन चले। इन सब ने धार्मिक पहचानों को उभारा और कभी-कभी टकराव भी पैदा किया। सिख्स का गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी शहरों में ही केंद्रित था, खासकर अमृतसर में। लिव्ड सिटीज की कॉन्सेप्ट क्या है? ये शहर को सिर्फ मैप्स, प्लान्स और बिल्डिंग्स के तौर पे देखने के बजाय लोगों के एवरीडे एक्सपीरियंसेस, उनकी फीलिंग्स
उनकी डेली प्रैक्टिसेस के स्पेस के रूप में देखने का तरीका है। शहर सिर्फ एक फिजिकल एंटिटी नहीं, बल्कि एक सोशल और कल्चरल एक्सपीरियंस है। और मोहल्ला जैसी इकाइयाँ? हाँ, मोहल्ला कम्युनिटी लाइफ का केंद्र था। लोग एक दूसरे को जानते थे, साथ में त्योहार मनाते थे, सुख दुख में साथ देते थे, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी अक्सर मोहल्लों के स्तर पर ही ऑर्गेनाइज होती थी। प्रभात फेरी जैसी नई कल्चरल पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस मोहल्लों से ही निकली, जिन्होंने सुबह सुबह देशभक्ति के गीत गाकर लोगों को जगाया और आंदोलन से जोड़ा। अच्छा, अब थीम 6 कॉलोनियल सिटीज पार्ट 2 यूनिट 25 है मॉडर्निटी एंड द सिटी इन कॉलोनियल इंडिया, आधुनिकता और शहर का रिश्ता। हाँ, मॉडर्निटी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। मोटे तौर पे इसका मतलब है नए विचार, जैसे रीजन, सेक्युलरिज्म, इंडिविजुअलिज्म, नई टेक्नोलॉजीज, नई सोशल स्ट्रक्चर्स और जीने के नए तरीके। कॉलोनियल शहर इन बदलावों के अराइवल पॉइंट्स और लैबोरेटरीज थे। कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आई जिन्होंने शहरी जीवन बदला? बहुत। सी रेलवेज ने दूरी कम कर दी, माइग्रेशन बढ़ाया, स्टीम शिप्स ने समुद्री यात्रा तेज कर दी, टेलीग्राफ ने कम्युनिकेशन इंस्टेंट बना दिया, प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज का प्रसार किया, बाद में इलेक्ट्रिसिटी आई, पाइप्ड वाटर सप्लाई आई, ट्रैम्स चले, सिनेमा आया। इन सब ने शहर में रहने के अनुभव को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। प्रिंटिंग प्रेस का क्या असर हुआ? प्रिंटिंग प्रेस ने न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, पैम्पलेट्स, सस्ती किताबें, इन सबको जन्म दिया। इससे एक नया पब्लिक स्फीयर बना जहां लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, बहस कर सकते थे। राष्ट्रवाद के फैलने में प्रिंट कल्चर का बहुत बड़ा हाथ था। सोशल लाइफ में क्या बदलाव आए? नए सोशल क्लासेस उभरे, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास और खासकर पढ़ा लिखा प्रोफेशनल मिडिल क्लास, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, क्लर्क्स। लोगों के मिलने जुलने के नए तरीके और नई जगह बनी। क्लब्स जो अक्सर यूरोपियंस के लिए एक्सक्लूसिव होते थे, पर भारतीयों ने भी अपने क्लब खोले। एसोसिएशंस, पब्लिक पार्क्स, लाइब्रेरीज, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल्स। वर्क कल्चर भी बदला? हाँ, फैक्ट्री और ऑफिस के काम ने टाइम की पाबंदी सिखाई, घड़ी का महत्व बढ़ा, एजुकेशन का प्रसार हुआ, नए स्कूल कॉलेज खुले। महिलाओं की भूमिका पर बहसें शुरू हुई, उन्हें पढ़ना चाहिए या नहीं, बाहर काम करना चाहिए या नहीं। सती प्रथा का विरोध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, ये सब मॉडर्न आइडियाज थे जो शहरों में ज्यादा पनपे। क्या मॉडर्निटी का एक्सपीरियंस सबके लिए एक जैसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रेस, क्लास, जेंडर और कास्ट के आधार पर बहुत अलग था। यूरोपियंस और इंडियन एलीट्स ने मॉडर्न फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज का ज्यादा फायदा उठाया। गरीबों, मजदूरों, निचली जातियों और ज्यादातर महिलाओं के लिए मॉडर्निटी का अनुभव या तो सीमित था या फिर नेगेटिव था, जैसे फैक्ट्री का शोषण, स्लम्स की जिंदगी। मॉडर्निटी हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन से भरी होती है। बिल्कुल। अब यूनिट 26 सिटी प्लानिंग इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश काल में नगर नियोजन। हाँ, जैसा हमने पहले बात की, शुरुआत में अंग्रेजों का फोकस ज्यादातर सिक्योरिटी और सैनिटेशन पर था। खासकर 1857 के बाद उन्हें लगा कि शहरों को बेहतर कंट्रोल करने की जरूरत है और यूरोपियन आबादी के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना जरूरी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में प्लान डेवलपमेंट पर जोर बढ़ा। म्युनिसिपैलिटीज कब बनी? म्युनिसिपैलिटीज बनाने की शुरुआत पहले ही हो गई थी, पर 1850 के इम्प्रूवमेंट एंड टाउन्स एक्ट और उसके बाद के एक्ट से उन्हें ज्यादा पावर्स मिली। धीरे धीरे उनमें इलेक्टेड मेंबर्स भी आने लगे। पर असली प्लानिंग तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स ने की। हाँ, ज्यादातर बड़े शहरों में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाए गए। सबसे पहले बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट BIT बना 1898 में, प्लेग के बाद। फिर कैलकाटा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट CIT 1911 में, और फिर कानपुर, लखनऊ, दिल्ली वगैरह में भी। इन ट्रस्ट्स का काम क्या था और ये म्युनिसिपैलिटी से अलग कैसे थे? इनका मेन काम था शहर को इम्प्रूव करना, मतलब स्लम्स हटाना, नई चौड़ी सड़कें बनाना, लैंड रिक्लेमेशन करना जैसे बॉम्बे में, और गरीबों के लिए थोड़े बहुत हाउसिंग बनाना। ये ट्रस्ट्स काफ़ी पावरफुल होते थे, अक्सर नॉमिनेटेड मेंबर्स ज़्यादा होते थे और ये इलेक्टेड म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा स्वायत्त थे। मतलब ये काफ़ी हद तक टॉप डाउन प्लानिंग करते थे। प्लानिंग के पीछे प्रिंसिपल्स क्या थे? जोनिंग, मतलब शहर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग कामों के लिए रिजर्व करना, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। डीकंजेशन, भीड़ भाड़ कम करना, ट्रैफिक फ्लो सुधारना, और सैनिटेशन, सफाई, सीवरेज, वाटर सप्लाई बेहतर करना। क्या ब्रिटेन के प्लानिंग आइडियाज का असर था? हाँ, ब्रिटेन में उस समय गार्डन सिटी मूवमेंट चल रहा था, एबनीजर हार्वर्ड का, और 1909 में हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एक्ट भी पास हुआ था। इन विचारों का असर भारत की प्लानिंग पे भी पड़ा। पैट्रिक गेडिस, जो एक मशहूर स्कॉटिश प्लानर थे, उन्होंने भारत का दौरा भी किया
और कंजर्वेटिव सर्जरी की वकालत की, मतलब शहर के एग्जिस्टिंग फैब्रिक को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग करना। लेकिन उनका इन्फ्लुएंस बहुत लिमिटेड रहा। ज़्यादातर प्लानिंग इंजीनियर्स द्वारा की गई फिजिकल प्लानिंग पे ही फोकस थी। भारतीय रिएक्शन क्या था इस प्लानिंग पे? अक्सर विरोध होता था, खासकर जब लोगों को उनकी जगहों से हटाया जाता था। नेशनलिस्ट लीडर्स ने म्यूनिसिपैलिटीज़ के जरिए प्लानिंग प्रोसेस में ज़्यादा भारतीय भागीदारी और सोशल जस्टिस की मांग की। अहमदाबाद का उदाहरण दिया जाता है, जहां वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने म्यूनिसिपैलिटी के जरिए अंग्रेज़ों की प्लानिंग स्कीम्स को चैलेंज किया और उनमें सोशो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को शामिल करवाने पर जोर दिया। अब यूनिट 27, एक और बड़ी केस स्टडी, बॉम्बे। बॉम्बे, ऑर्ब्स प्रिमा इन इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया। इसका उदय कोलोनियल अर्बनिज्म का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। ये 7 छोटे द्वीपों का समूह था जो पुर्तगालियों से अंग्रेज़ों को 1661 में दहेज में मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे डेवलप किया। हाँ, कंपनी ने सूरत की जगह इसे अपना वेस्टर्न इंडिया का हेडक्वार्टर्स बनाया और इसे एक मेजर ट्रेडिंग पोर्ट के रूप में डेवलप किया। शुरू में यहाँ एक किलेबंद यूरोपियन बस्ती थी, फोर्ट एरिया, और एक भारतीय बस्ती, नेटिव टाउन। 19वीं सदी में क्या बड़े बदलाव आए? सबसे बड़ा बदलाव था लैंड रिक्लेमेशन। समुद्र को पाटकर इन 7 द्वीपों को आपस में जोड़ा गया, जिससे शहर का एरिया बहुत बढ़ गया। दूसरा बड़ा बदलाव था कॉटन ट्रेड का सेंटर बनना, और फिर 1850 के बाद टेक्सटाइल मिल्स का लगना। बॉम्बे भारत का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड बन गया। अमेरिकन सिविल वॉर का भी असर हुआ था। हाँ, 1860s में अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान अमेरिका से कपास की सप्लाई रुक गई, तो लैंकाशायर की मिलों ने भारत, खासकर बॉम्बे से कपास मंगवाना शुरू किया। इससे बॉम्बे में कॉटन बूम आया, जबरदस्त पैसा बना। पर जब वॉर खत्म हुई तो फाइनेंशियल क्रैश भी आया, 1865। भारतीय समुदायों की क्या भूमिका थी? बहुत अहम। पारसीज जैसे टाटा, वडिया, पेटीट, गुजराती बनियास, हिंदू और जैन, मारवाड़ीज, बोहराज, खोजाज, इन समुदायों ने ट्रेड, फाइनेंस और इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जमशेद जी जीजी भॉय, पहले भारतीय बैरोनेट, जगन्नाथ शंकर सेठ जैसे लोग शहर के बड़े नागरिक थे, जिन्होंने एजुकेशन और सिविक लाइफ में योगदान दिया। इंडस्ट्रियल बॉम्बे में लाइफ कैसी थी, खासकर मजदूरों की? शहर में लाखों मजदूर काम की तलाश में आए, ज़्यादातर महाराष्ट्र के कोंकण और दक्कन इलाके से और कुछ यूपी से भी। ये लोग शहर के मिल एरिया, जिसे गिरानलाओ कहते थे, में बनी चॉल्स में रहते थे। चॉल कैसी होती थी? ये मल्टी स्टोरी टेनेमेंट्स थीं, जिनमें छोटे छोटे कमरे होते थे और कॉमन टॉयलेट्स और पानी की व्यवस्था होती थी। बहुत ओवर क्राउडेड और अनहेल्दी कंडीशंस थीं। गरीबी, बीमारी, गंदगी, ये सब आम था। मुल्कराज आनंद के उपन्यास कूली में इसका अच्छा चित्रण है। लेकिन यहीं से वर्कर कॉन्शियसनेस भी जन्मी। हाँ, बिल्कुल। इन्हीं मुश्किल हालात ने मजदूरों में क्लास सॉलिडारिटी पैदा की। बॉम्बे में भारत की शुरुआती ट्रेड यूनियंस बनी और कई बड़ी स्ट्राइक्स हुई, जैसे 1908 में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में। हालांकि यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, जैसे 1893 में। बॉम्बे एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 1857, आर्ट, जे स्कूल ऑफ आर्ट और पॉलिटिक्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना यहीं हुई 1885 में, का भी बड़ा केंद्र बना। ये शहर विरोधाभासों से भरा था। सही कहा। और अब आखिरी यूनिट, यूनिट 28, प्रेडिकेमेंट्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल सिटीज, आज़ादी के बाद के शहरों की दुविधाएं। हाँ, आज़ादी के बाद शहरों के सामने नई चुनौतियां और उम्मीदें थीं। सबसे पहली चुनौती तो पार्टीशन से आई। विभाजन का क्या असर हुआ? पार्टीशन ने अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट पैदा किया। लाखों लोग शरणार्थी बनकर सीमा पार आए। इसका सबसे ज़्यादा असर दिल्ली और कलकत्ता जैसे शहरों पर पड़ा। दिल्ली में पश्चिमी पंजाब और सिंध से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। कलकत्ता में पूर्वी बंगाल से हिंदू शरणार्थी आए। इन्हें कैसे बसाया गया? दिल्ली में सरकार ने बड़े पैमाने पर रिहैबिलिटेशन कॉलोनीज बनाई। लाजपत नगर, पटेल नगर, तिलक नगर, राजेंद्र नगर वगैरह। इन कॉलोनियों ने दिल्ली के कैरेक्टर को बदल दिया। कलकत्ता में पुनर्वास उतना ऑर्गेनाइज नहीं था, सरकार की तरफ से मदद कम थी और बड़ी संख्या में लोग अनधिकृत बस्तियों, स्क्वाटर सेटलमेंट्स में रहने को मजबूर हुए, जो सालों तक बनी रही। आज़ादी के बाद अर्बन प्लानिंग को नया पुश मिला। हाँ, नए राष्ट्र के निर्माण का सपना था और इसमें प्लैंड मॉडर्न सिटीज का एक बड़ा रोल देखा गया। नेहरू का विजन था इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का। इसी सोच के तहत चंडीगढ़ को एक बिल्कुल नए मॉडर्न कैपिटल सिटी के रूप में बसाया गया। ले कॉर्बुज़ियर ने डिज़ाइन किया। भुवनेश्वर को उड़ीसा की नई राजधानी बनाया गया। कई नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बने, जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। प्लानर्स की भूमिका बढ़ी।
मास्टर प्लान्स बने। हाँ, प्रोफेशनल टाउन प्लानर्स की डिमांड बढ़ी। शहरों के लिए मास्टर प्लान्स बनाने पर जोर दिया गया जो फ्यूचर डेवलपमेंट को गाइड कर सकें। दिल्ली का पहला मास्टर प्लान 1962 में लागू हुआ। इन प्लान्स का मकसद था लैंड यूज को रेगुलेट करना, हाउसिंग प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और शहर के ग्रोथ को मैनेज करना। प्लानिंग के गोल्स क्या थे और चैलेंजेस क्या थे? गोल्स थे बैलेंस डेवलपमेंट, स्लम्स का खात्मा, हाउसिंग फॉर ऑल, इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन, बेहतर सिविक कम्युनिटीज। लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़े थे। रैपिड अर्बनाइजेशन जारी रहा, गांवों से शहरों की तरफ माइग्रेशन बढ़ता गया, रिसोर्सेज की कमी थी और अनप्लान्ड ग्रोथ, स्लम्स, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रोकना बहुत मुश्किल साबित हुआ। प्लानिंग और रियलिटी के बीच अक्सर बड़ा गैप रहा। इस दौर में सोशल मूवमेंट्स कैसे उभरे? 1960s और 70s में शहरों में कई तरह के सोशल मूवमेंट्स देखने को मिले। अर्बन गरीबों के आंदोलन हुए, हाउसिंग, बेसिक कम्युनिटीज़ के लिए, छात्रों के आंदोलन हुए, मजदूरों की हड़तालें हुई, महिलाओं के आंदोलन उभरे। यह आंदोलन बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नागरिक अधिकारों के हनन और एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे मुद्दों पर केंद्रित थे। शहरों में एक नई पॉलिटिकल और सोशल कॉन्शियसनेस विकसित हो रही थी। और बॉम्बे में शिवसेना जैसा रीजनल मूवमेंट। हाँ, 1960s में बॉम्बे में शिवसेना का उदय हुआ जो सन्स ऑफ द सॉइल यानी स्थानीय मराठी लोगों के लिए नौकरियों और अवसरों की मांग कर रहा था और दक्षिण भारतीय माइग्रेंट्स को निशाना बना रहा था। ये नेटिविस्ट मूवमेंट भी पोस्ट कॉलोनियल सिटी की एक सच्चाई थी। तो ये थी MHI 111 की पूरी यात्रा, लगभग 650 साल, यूनिट 1 से 28 तक। हाँ, एक लंबा सफर। हमने देखा कि कैसे भारत में शहर सिर्फ बस्तियां नहीं रहे बल्कि इतिहास के डायनामिक एक्टर्स रहे हैं, सत्ता के केंद्र, अर्थव्यवस्था के इंजन, संस्कृति के संगम और सामाजिक बदलावों के आईने। सल्तनत की नींव से लेकर मुगल शानो शौकत, क्षेत्रीय राज्यों की अपनी पहचान, विजयनगर की भव्यता। फिर कॉलोनियल दौर के बड़े बदलाव, नए पोर्ट्स, डिपेंडेंट अर्बनाइजेशन, रेशियल सेग्रीगेशन और साथ ही नेशनलिज्म का उदय। और आज़ादी के बाद की उम्मीदें, विभाजन का दर्द, प्लानिंग की कोशिशें और लगातार बनी हुई चुनौतियां। बिल्कुल। की टेकअवेज क्या रहे? पहली बात, भारत में शहरीकरण का पैटर्न बहुत विविध रहा है, कोई एक सिंगल मॉडल नहीं है। दूसरी, शहरों के विकास में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल सभी फैक्टर्स का रोल रहा है। तीसरी, कॉलोनियलिज्म ने भारतीय शहरीकरण की दिशा बदल दी, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। चौथी, शहर हमेशा से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी नस्ल, वर्ग, जाति, धर्म के आधार पर बटे रहे हैं। और पांचवी, शहर हमेशा से कॉन्टेस्टेशन की जगह रहे हैं, सत्ता के लिए, संसाधनों के लिए, पहचान के लिए। और आज़ादी के बाद भी शहर विकास, असमानता और लोकतंत्र से जुड़े सवालों के केंद्र में है। UPSC की तैयारी में ये समझ बहुत ज़रूरी है। अर्बनाइजेशन का टॉपिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, गवर्नेंस सबसे जुड़ता है। हाँ, और ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, ये हमें अपने आसपास के शहरों को, उनकी समस्याओं को, उनकी संभावनाओं को बेहतर समझने में मदद करता है। इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, वो वर्तमान को समझने की कुंजी है। तो इस रिवीजन सत्र को बार बार सुने, कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करें, कनेक्शंस बनाने की कोशिश करें। ये आपको न केवल MIH 111 में मदद करेगा बल्कि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को डीपन करेगा। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है। और अगर आपको ये विस्तृत चर्चा उपयोगी लगी तो सुन लो UPSC यूट्यूब चैनल को अपना समर्थन जरूर दें। बिल्कुल, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार, अपने सवाल जरूर लिखें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब हम हर यूनिट पर डिटेल सेशन लेकर आएं तो आपको तुरंत पता चल जाए। आप सुपर थैंक्स फीचर के जरिए भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी हमें इस चैनल को सस्टेनेबल बनाने और आप तक ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट लगातार पहुंचाते रहने में बहुत मदद करेगा। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन।